एक नदी के रूप में पुनर्जन्म लेने के बाद एल्व्स के एक समूह ने मुझे अपने नेचर गॉड के रूप में पूजना शुरू कर दिया। पानी बनने के बाद मैं आसमान को काबू कर सकता था और स्पिरिट रेन बरसा सकता था। मेरे साथ एक म्यूटेंट विलो ट्री भी जुड़ा हुआ था जो मेरी हिफाजत के लिए हमेशा तैनात रहता था, और मैं अपनी नदी के पानी का इस्तेमाल करके ताकतवर जीवों को निगल सकता था और इवॉल्व हो सकता था। अभी मेरी बुलाई हुई स्पिरिट रेन से पोषण पाकर मेरा आकार काफी बढ़ गया था। आसपास के इलाके में स्पिरिचुअल एनर्जी भी काफी घनी हो गई थी। इसी वजह से जो जगह कभी बंजर और मरी हुई लगती थी, वहां आखिरकार जिंदगी के निशान दिखने लगे थे। जोश से भरे मेरे म्यूटेंट विलो के अलावा अब आसपास जंगली जानवर भी आने लगे थे। वुल्व्स, बफलो, सेबरटूथ टाइगर्स, माउंटेन हॉक्स, इनमें से कोई भी अभी म्यूटेंट स्टेटस तक नहीं पहुंचा था। लेकिन इस दुनिया के नियमों की वजह से उनके शरीर अर्थ के जानवरों के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़े थे। आखिरकार वे यहां पहुंच ही गए। अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से खिंचे चले आ रहे इन जानवरों को देखकर मुझे एक अलग ही रोमांच महसूस हुआ। एक वाटर ब्लेड धीरे से तैयार होता है। फ्लिप, पलक झपकते ही हवा को चीरती हुई एक सीटी जैसी आवाज आती है। एक बफेलो जो अभी अभी पानी पीने के लिए किनारे पर पहुंचा था, उस पर तुरंत हमला होता है। उसे तड़पने तक का मौका नहीं मिलता, वो वहीं ढेर हो जाता है। स्प्लैश! उसके तुरंत बाद एक छोटी लहर उठती है। वो उस लाश को सीधा नदी के अंदर खींच लेती है। डिंग! किल सक्सेसफुल। इवोल्यूशन वैल्यू +1, एनर्जी +10। बुरा नहीं है, बिल्कुल बुरा नहीं है। माना कि ये कोई म्यूटेंट नहीं है, लेकिन अगर मैं इसी रफ्तार से शिकार करता रहा तो बहुत जल्द अपना टीयर बढ़ा पाऊंगा। जोश में आकर मैंने एक के बाद एक कई वाटर ब्लेड फायर किए, इतनी तेजी से कि आंखें भी उनका पीछा ना कर सकें। मैंने उन सभी जानवरों का शिकार किया जो पानी पीने आए थे। इसने उनमें से कुछ को डराकर भगा दिया, लेकिन मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी का खिंचाव इतना था कि भागने वाले भी जल्द ही वापस लौट आए। एक तरह से ये अपने आप में एक विकास था। कभी कभी ये जानवर किसी भी और से बेहतर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के नियम को समझते थे। म्यूटेशन के एक मौके के लिए वे अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार थे। मेरी नदी की स्पिरिचुअल एनर्जी का मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं थी। उनकी सहज प्रवृत्ति उन्हें बता रही थी कि म्यूटेट होने का यही उनका मौका है। इसलिए सब कुछ मेरे पक्ष में रहा। एक के बाद एक वाटर एरो निकलते रहे और जानवरों को ढेर करते रहे। फिर एक लहर आती और लाशों को खींचकर नदी में ले जाती। जैसे जैसे समय बीता, मेरे एवोल्यूशन पॉइंट्स और एनर्जी बढ़ते चले गए। एनर्जी के मामले में खासतौर पर रेन ऑफ ब्लेसिंग का खर्च अब मेरे शिकार से मिलने वाली कमाई के साथ बैलेंस होने लगा था। लेकिन सबसे अच्छी बात तो अभी बाकी थी। असली सरप्राइज तो वो विलो था जो कुछ ही दूरी पर खड़ा था, और ना जाने कैसे उसे समझ आ गया था कि मैं क्या कर रहा हूं। म्यूटेंट विलो की टहनियां हवा में लहराने लगीं और उसने मेरे साथ मिलकर शिकार करना शुरू कर दिया। टिंग! किल सक्सेसफुल। एवोल्यूशन वैल्यू +1, एनर्जी +10। डिंग! किल सक्सेसफुल। एवोल्यूशन वैल्यू +1, एनर्जी +10। डिंग! किल सक्सेसफुल। एवोल्यूशन वैल्यू +1, एनर्जी +10। जैसे जैसे समय बीता, एक पूरा दिन गुजर गया और रेन ऑफ ब्लेसिंग का समय धीरे से खत्म हो गया। आसमान साफ हो गया। बारिश की वजह से खिंचे चले आए जानवर आखिरकार चौंक गए और हर कोई एक डरे हुए खरगोश की तरह वहां से भागने लगा, उस नदी को छोड़कर जो अब एक कत्लेगाह बन चुकी थी। इधर मैं बेहद उत्साहित था और अपना ध्यान अपने स्टेटस विंडो की ओर लगाया। एवोल्यूशन पॉइंट्स 3523, एनर्जी 3420। मजा आ गया। सिर्फ मामूली जानवरों से एक पूरे दिन में मैंने इतने एवोल्यूशन पॉइंट्स और एनर्जी कमा ली। रेन ऑफ ब्लेसिंग का खर्च वाकई वसूल हो गया। अगर मैं किसी डीमन बीस्ट को अपनी तरफ खींच सका तो सोचो कितने एवोल्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे। मैं अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पा रहा था। जाहिर है अब लेवल अप करने का समय था। मेरे स्टेटस विंडो ने इसे आसान बना दिया था। अपना टीयर बढ़ाकर मैं अपनी नदी के तल को फैला सकता था और अपना आकार बढ़ा सकता था। काफी सोचने के बाद मैंने पहले अपने शरीर का आकार और टीयर बढ़ाने का फैसला किया। डिंग! 100 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च हुए। टीयर रेज टू 2। डिंग! 200 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च हुए। टीयर रेज टू 3। डिंग! 400 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च हुए। टीयर रेज टू 4। डिंग! 800 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च हुए। टीयर रेज टू 5। एक के बाद एक 5 बार टैप करने के बाद ये अपग्रेड्स रुक गए। वो मन ही मन बुदबुदाया,
यार, इन अपग्रेड्स का खर्च तो बहुत ज्यादा है। फिर उसने अपने नए आकार पर गौर किया। टीयर 1 पर मैं 100 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा था। अब लगातार 4 अपग्रेड्स के बाद मेरी लंबाई 500 मीटर तक पहुंच गई थी और चौड़ाई लगभग 10 मीटर हो गई थी। मेरा कुल आकार 5 गुना बढ़ गया था। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि टीयर 5 पर पहुंचने के बाद मुझे एक बिल्कुल नया स्किल मिला, टॉरेंट स्ट्राइक, लेवल 1। डिस्क्रिप्शन: नदी की पूरी ताकत को एक जोरदार लहर में इकट्ठा करता है। 10 मीटर के दायरे में एक साथ 10 दुश्मनों पर हमला करने में सक्षम। कॉस्ट: हर बार इस्तेमाल पर एनर्जी की एक तय मात्रा। लेवल अप करने से एक नया स्किल मिला, और वो भी एरिया अटैक वाला। बुरा नहीं है, बिल्कुल बुरा नहीं है। इससे मेरी सबसे बड़ी मुश्किल हल हो गई। इतने बड़े आकार के साथ, बिना बारिश के भी, जब तक मेरा सामना किसी खौफनाक म्यूटेंट से नहीं होता, मेरा रोजाना का खर्च कुछ भी नहीं है। मैं लंबे समय तक टिका रह सकता हूं। इसीलिए बेहतर होगा कि मैं अपने बाकी एवोल्यूशन पॉइंट्स अपने स्किल्स को लेवल अप करने में लगा दूं। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने सबसे पहले रेन ऑफ ब्लेसिंग लेवल 1 पर अपनी नजरें जमाईं। इसके फायदे साफ थे। इसकी बुलाई हुई स्पिरिट रेन जानवरों को खींचती थी और मेरे शरीर को अस्थायी रूप से बड़ा भी कर देती थी। जहां तक मैं समझ पाया था, ये असल में एक कॉम्बो स्किल था, आधा हीलिंग और आधा मॉन्स्टर पुल, बिल्कुल किसी गेम की तरह। इसीलिए ये मेरी पहली प्राथमिकता होनी ही थी। जैसे ही मैंने फैसला किया, मैं बिल्कुल नहीं हिचकिचाया और स्किल पर टैप कर दिया। डिंग। 1000 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च हुए। रेन ऑफ ब्लेसिंग अपग्रेडेड सक्सेसफुली। करंट लेवल 2। सिस्टम नोटिस: इस लेवल पर रेन ऑफ ब्लेसिंग में इतनी स्पिरिचुअल ताकत है कि अब स्पिरिट रेन के पास आसपास के म्यूटेंट्स को खींचने की मजबूत संभावना है। वो सोचता है, ये खर्च तो पागलपन है। लेवल 2 के लिए 1000 चाहिए, लेवल 3 के लिए तो हालत और भी खराब होगी। जाहिर है, आप जितना ऊपर जाएंगे, ये उतना ही मुश्किल होता जाएगा। मैं थोड़ा बड़बड़ाया जरूर, लेकिन कम से कम एक अच्छी बात तो थी। अपग्रेड हुए रेन ऑफ ब्लेसिंग की स्पिरिचुअल पावर बहुत बढ़ गई थी, जो अब म्यूटेंट्स को भी खींच सकती थी। इसलिए अपने विकल्पों को तौलने के बाद मैंने अगले अटैक स्किल्स को लेवल अप करने का फैसला किया। डिंग। 300 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च हुए। वाटर ब्लेड अपग्रेडेड सक्सेसफुली। करंट लेवल 2। डिंग। 600 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च हुए। टॉरेंट स्ट्राइक अपग्रेडेड सक्सेसफुली। करंट लेवल 2। 900 एवोल्यूशन पॉइंट्स और खर्च करने के बाद मैंने बचे हुए पॉइंट्स पर नजर डाली और एक ठंडी आह भरी। वो सोच रहा है, क्या बस इतना ही? एक पूरे दिन की कड़ी मेहनत एक झटके में उड़ गई। लगता है अब एक और बारिश का इंतजाम करने का वक्त आ गया है। थोड़ी तैयारी के बाद मैं वापस फार्मिंग मोड में आ गया। Rain of Blessing Level 2 activated. Cost 5000. Effect lasts 3 days. जैसे ही सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, पहले की तरह ही मेरी छोटी सी नदी के ऊपर आसमान में धुंध और चमक का एक खूबसूरत मंजर छा गया। स्प्लैश, स्प्लैश, स्प्लैश। जल्द ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिसने ठीक मेरे शरीर के बराबर के इलाके को ढंक लिया। 500 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा। पल भर में आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी घनी हो गई और नदी के किनारे खड़ा विलो रोशनी से जगमगा उठा। उसकी कोमल हरी टहनियां हवा में झूमने लगीं, जो एक उत्साहित बच्चे की तरह बार बार मेरी ओर हाथ हिला रही थीं। उसकी जड़ें भी तेजी से बढ़ने लगीं और नदी की ओर फैल गईं। मुझे जिस बात ने सबसे ज्यादा चौंकाया वो ये थी कि स्पिरिट रेन को किसी म्यूटेंट को खींचने का मौका मिलता, उससे पहले ही उसने विलो के अंदर एक कायाकल्प शुरू कर दिया। उसी पल वो विलो जिसे सूख जाना चाहिए था, उसने सड़न के हर निशान को छोड़ दिया और एक असली पुनर्जन्म की ओर कदम बढ़ाया। हरी रोशनी चमकने लगी क्योंकि अनगिनत नई कोपलें फूट रही थीं, जो उन सूखी पीली टहनियों की जगह ले रही थीं और हवा में आज़ादी से तैर रही थीं। मैं साफ तौर पर उनसे निकलने वाली स्पिरिचुअल पावर के दबाव को महसूस कर सकता था। तभी सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में फिर से गूंजती है। डिंग। आपका बॉन्डेड कंपेनियन म्यूटेंट विलो सफलतापूर्वक मेटामॉर्फोज हो चुका है। करंट टीयर 4 या 5। वो धीरे से बुदबुदाया। स्पिरिट रेन में वाकई बहुत दम है। हमने अभी शुरुआत ही की है और विलो पहले ही 2 टीयर ऊपर कूद गया है। तेजी से ताकत बढ़ाना ही असली रास्ता है। और इस बारिश के बाकी समय के लिए मेरी उत्सुकता और बढ़ गई। स्प्लैश, स्प्लैश, स्प्लैश। उस धुंध और चमक के बीच बारिश ने पूरी नदी को अपनी चादर में लपेट लिया। जैसे जैसे समय बीता और बारिश तेज हुई, पूरी नदी से एक हल्की धुंधली चमक निकलने लगी,
जो इस बात का साफ संकेत था कि स्पिरिचुअल एनर्जी एक खास स्तर तक पहुंच गई है। आखिरकार 1 घंटे तक लगातार बारिश होने के बाद पूरी जमीन एक जोरदार कंपन से हिल उठी। उसी पल जिस दिशा से कंपन आया था वहां एक विशाल टाइगर दिखाई दिया। तभी जैसे ही मेरी नदी की स्पिरिचुअल एनर्जी से खिंचा चला आया ये फ्लेम टाइगर किनारे के करीब पहुंचा, मैंने हमला कर दिया। वाटर ब्लेड लेवल 2 पल भर में तैयार हो गया, जो आंखों के झपकने से भी तेज दिखाई दिया। बैंग! इस बार वाटर ब्लेड की ताकत पहले के मुकाबले पूरी तरह बदल चुकी थी। जिस पल इसे फायर किया गया, इसने असल में साउंड बैरियर को तोड़ दिया। एक गरजती हुई सोनिक बूम की आवाज गूंजी। बूम! खतरे को भांपते हुए फ्लेम टाइगर दहाड़ा। उसके मुंह से लपटें निकलने ही वाली थीं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जिस पल सोनिक बूम की आवाज आई, वाटर ब्लेड पहले ही उसके सिर के आर पार हो चुका था। एक भारी आवाज के साथ फ्लेम टाइगर तुरंत गिर पड़ा। फिर बड़ी ही सफाई से एक लहर आई और उसकी लाश को सीधा नदी में खींच ले गई। एवोल्यूशन पॉइंट्स +100, एनर्जी +1000। वो बेहद खुश होकर कहता है, ये तो बहुत बड़ा इनाम है, पहले जो मिला था उससे 10 गुना ज्यादा। और जैसे ही वो पहला म्यूटेंट हिंसक जानवर आया, पहली बारिश की तरह ही एक के बाद एक और भी म्यूटेंट फिरोशियस बीस्ट्स दिखाई देने लगे। मैंने वाटर ब्लेन और टॉरेंट स्ट्राइक के बीच तालमेल बिठाया और मेरे शिकार करने की रफ्तार आसमान छूने लगी। मैंने बिना रुके एक के बाद एक जानवरों का शिकार किया। गेल वुल्फ, किल सक्सेसफुल। आयरन फैंग बीस्ट, किल सक्सेसफुल। स्काई वुल्फ स्पाइडर, किल सक्सेसफुल। जैसे जैसे समय बीता, हर वो हिंसक जानवर जिसने मेरी स्पिरिट रिवर के करीब आने की जुर्रत की, वो बिना किसी अपवाद के ढेर हो गया। मेरे एवोल्यूशन पॉइंट्स और एनर्जी तूफानी रफ्तार से बढ़ने लगे। शिकार का ये सिलसिला पूरे 2 दिनों तक चलता रहा। शिकारी के इस खेल के आखिरी दिन मुझे अपने बॉन्डेड कंपेनियन विलो के साथ कुछ अजीब होने का एहसास हुआ। मैंने साफ देखा कि विलो की नई टहनियों के सबसे ऊपरी हिस्से पर एक घोंसला बन गया था और उस पर एक विशाल म्यूटेंट हॉक बैठा था, जिससे बेहद ताकतवर एनर्जी निकल रही थी। उसकी आंखें नीचे मचे कत्लेआम पर टिकी थीं, जैसे वो सब कुछ देख परख रहा हो, जैसे उसका अपना खुद का दिमाग हो। जहां तक विलो की बात है, जिसमें उस हॉक ने अपना घोंसला बनाया था, हालांकि वो ऊपर से हल्का चमक रहा था, पर उसने कोई हलचल नहीं की, क्योंकि जिस पल उस म्यूटेंट हॉक ने अपना घोंसला बनाया था, विलो ने हमारे बॉन्ड के जरिए मुझे पहले ही चेतावनी भेज दी थी। मेरे दिमाग में तुरंत एक ख्याल आया, एक समझदार जीव, एक डीमन बीस्ट। क्योंकि सिस्टम ने मुझे जो दिखाया था उसके मुताबिक म्यूटेटेड प्रजातियां बीस्ट, फेरोशियस बीस्ट और फिर डीमन बीस्ट के रास्ते पर विकसित होती हैं। ये विकास के शुरुआती चरण थे। पहले 2 लगभग पूरी तरह से अपनी सहज प्रवृत्ति पर चलते थे, जबकि एक डीमन बीस्ट में असली बुद्धिमानी विकसित हो जाती थी। और डीमन बीस्ट के बाद जीवन का एक बिल्कुल अलग टियर आता था, जिसे कैलामिटी कहा जाता था। जाहिर है, उस स्तर तक पहुंचने का मतलब था किसी गेम के बॉस या ओवरलॉर्ड की तरह बन जाना, पूरे इलाके का शासक। अभी विलो में घोंसला बनाकर बैठा ये हॉक, जहां तक मैं देख पा रहा था, साफ तौर पर बुद्धिमानी की पहली झलक दिखा रहा था। बेहतर होगा कि पहले इसके स्टैट्स चेक कर लूं। काफी सोचने के बाद मैंने हमला करने से परहेज किया और इसके बजाय इस म्यूटेंट हॉक की जानकारी को स्कैन किया। म्यूटेंट हॉक, फेरोशियस बीस्ट, टियर 10, स्किल, स्काई ब्रेक डैश, लेवल 2। रफ्तार तुरंत आवाज की रफ्तार से 2 गुनी हो सकती है। मुख्य रूप से अचानक हमलों और शिकार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रेंड, लेवल 2, पंजे धातु और पत्थर को चीर सकते हैं। स्काई ब्रेक डैश के साथ मिलकर अपनी पूरी ताकत पर ये उन जीवों को भी चीर सकता है जिनके पास प्राकृतिक ढाल और बहुत ज्यादा डिफेंस होता है, यहां तक कि डीमन बीस्ट्स को भी। वाह, ये अभी भी सिर्फ एक फेरोशियस बीस्ट है और इसमें पहले से ही बुद्धिमानी है। ये वाकई बहुत ताकतवर है। अगर मैं इसे भी विलो की तरह अपनी तरफ कर सका तो ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी संपत्ति होगा। मैं मन ही मन बुदबुदाया और मेरे अंदर उम्मीद की एक किरण जागी। इसी बीच जब मैं इस म्यूटेंट हॉक का मुआयना कर रहा था, वो भी मुझे वापस देख रहा था। उस छोटी सी नदी को देख रहा था जो अंतहीन बारिश में भीगी हुई थी। हम दोनों में से किसी ने कोई हरकत नहीं की। जैसे जैसे समय बीता, रेन ऑफ ब्लेसिंग का समय धीरे धीरे खत्म होने लगा और जब ये आखिरकार खत्म हुआ तो धुंध और चमक गायब हो गई और आसमान साफ हो गया। मेरी नदी से अभी भी स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी, लेकिन अब इसमें वो जबरदस्त खिंचाव नहीं था जो पहले था। इसलिए खिंचे चले आने वाले म्यूटेंट फेरोशियस बीस्ट्स की संख्या कम होती गई, यहां तक कि काफी देर तक कोई भी नजर नहीं आया। लेकिन वो अकेला म्यूटेंट हॉक वहीं टिका रहा,
विलो के सबसे ऊपर मजबूती से बैठा हुआ। हॉक को फिलहाल किनारे करते हुए मैंने आखिरकार अपनी कमाई का हिसाब लगाया। एवोल्यूशन पॉइंट्स 70,000, एनर्जी 8,80,000। इस कमाई को देखकर मैं दंग रह गया। बिना दोबारा सोचे मैंने अपग्रेड करना शुरू किया। डिंग, 1600 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च हुए। टियर रेज्ड टू 6। डिंग, 25,600 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च हुए। टियर रेज्ड टू 10। डिंग, बधाई हो, आपने अपने पहले चरण का मेटामॉर्फोसिस पूरा कर लिया है। आपकी पूरी नदी के लिए एक सोर्स बन गया है। इन्हें टैलेंट अनलॉक्ड, रिवॉर्ड वाटर ऑफ लाइफ, लेवल 1। डिंग, बधाई हो, आपने अपने पहले चरण का मेटामॉर्फोसिस पूरा कर लिया है। आपकी पूरी नदी के लिए एक सोर्स बन गया है। रिवॉर्ड स्किल इरोजन लेवल 1। जैसे ही मैंने अपना टियर 10 तक पहुंचाया, मेरी छोटी सी नदी पूरी तरह से बदल गई। मेरी लंबाई 500 मीटर से सीधे 1 किलोमीटर हो गई और चौड़ाई पूरे 15 मीटर तक पहुंच गई। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि मेरे सोर्स वाला इलाका अब एक लेक में बदल चुका था। मैं साफ महसूस कर सकता था कि यह लेक ही मेरा असली सोर्स था। इससे भी अच्छी बात यह थी कि ये लेक जमीन के नीचे के किसी पानी के स्रोत से जुड़ी हुई लग रही थी, जो मेरे रोजाना के खर्च को पूरा करने के लिए काफी थी। सूखे के समय में भी मैं लंबे समय तक टिका रह पाऊंगा। अपने आकार में हुए बदलावों को महसूस करने के बाद मैंने आखिरकार उस नए इनेट टैलेंट और स्किल की ओर ध्यान दिया जो मुझे मिले थे। वाटर ऑफ लाइफ लेवल 1। पानी का सार सभी जीवित चीजों के माध्यम से बहता है, हर जीव को आशीर्वाद देता है। एक नदी के रूप में आप वाटर ऑफ लाइफ बनाने के लिए अपने पानी के भीतर की स्पिरिचुअल एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं, जो एक म्यूटेंट प्रजाति को इवॉल्व होने और ऊपर उठने में मदद कर सकती है। सिस्टम नोटिस, इस इनेट टैलेंट का इस्तेमाल हर 10 दिनों में अधिकतम 3 बार किया जा सकता है। इसका ज्यादा इस्तेमाल तुम्हारी नदी की स्पिरिचुअल एनर्जी को कम कर देगा और जीवन को पोषण देने की उसकी शक्ति को कमजोर कर देगा। इरोजन लेवल 1 का डिस्क्रिप्शन कहता है कि पानी की प्रकृति तुम्हें जमीन को एरोडे करने और टेरेन को नया रूप देने की अनुमति देती है। एरोडेड ग्राउंड तुम्हारी नजरों के सामने आसानी से गिर जाती है और जहां जहां तुम्हारे सोर्स वाटर्स बहते हैं तुम उसे देख सकते हो। एक सिस्टम नोटिस आता है, करंट एरोजन लेवल लो है, इसलिए स्पेशल स्पिरिचुअल पावर से भरपूर टेरेन को एरोडे करना मुमकिन नहीं है। इन 2 एंट्रीज को देखकर मैं अपनी सांसें रोक लेता हूं। क्या वाटर ऑफ लाइफ बिल्कुल वैसा ही लेजेंडरी ट्रेजर नहीं था जिसके बारे में आप उपन्यासों में पढ़ते हैं? कुछ ऐसा जो किसी जीव को ब्रेक थ्रू करने और उनकी फाउंडेशन मजबूत करने में मदद कर सके। और अगर मैं उस म्यूटेंट हॉक को पालतू बनाना चाहता था तो इस चीज का पोटेंशियल अकल्पनीय था। मेरा ध्यान विलो की ओर जाता है। वहां घोंसला बनाने वाले हॉक के पास एक हद तक इंटेलिजेंस थी, इसलिए उसे वश में करने के लिए असली स्ट्रैटेजी की जरूरत थी। मैंने वाटर ऑफ लाइफ को चारे के रूप में इस्तेमाल करके हॉक को ललचाने का फैसला किया। उस प्लान के मुताबिक मैं अपना इनेट टैलेंट एक्टिवेट करता हूं। एक पल में मेरी रिवर सोर्स लेक नीली रोशनी से झिलमिला उठती है, जैसे स्पिरिचुअल एनर्जी का हर कतरा झील के केंद्र की ओर इकट्ठा हो रहा हो। देखते ही देखते घनी स्पिरिचुअल एनर्जी ने एक घूमता हुआ वॉर्टेक्स बना दिया और उस मेल से आखिरकार एक क्रिस्टल क्लियर ड्रॉपलेट ने आकार लिया। वाटर ऑफ लाइफ सफलतापूर्वक बन चुका है। जैसे ही मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजती है, मैं विलो के साथ अपने बॉन्ड का इस्तेमाल करके उसकी जड़ों के एक हिस्से को झील के बीच में फैलने के लिए गाइड करता हूं। जमीन में हलचल होती है और विलो की एक जड़ नदी के किनारे पर आ जाती है। उसी समय वाटर ऑफ लाइफ की वो बूंद एक छोटी सी लहर पे तैरते हुए धीरे धीरे जड़ पे जाकर टिक जाती है। जैसे एक बूंद को पूरी तरह सोख लिया गया हो, वाटर ऑफ लाइफ सीधे जड़ में समा जाता है। पलक झपकते ही विलो जोर से कांपने लगता है। तभी एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। डिंग, आपका बॉन्डेड कंपेनियन मुटेंट विलो वाटर ऑफ लाइफ को मेटाबोलाइज करने लगा है, जिससे एक रैपिड एवोल्यूशन ट्रिगर हुआ है। करंट टियर 6, 7, 8, 9, 10। कुछ ही पलों में वाटर ऑफ लाइफ के अंदर की शक्ति ने विलो को टियर 5 से सीधे टियर 10 तक पहुंचा दिया। विलो अब म्यूटेंट हॉक के टियर के बराबर पहुंच गया था और ठीक उसी समय हॉक को एक बहुत बड़े खतरे का एहसास होता है। वो अचानक अपना बनाया हुआ घोंसला छोड़ देता है और आसमान की ओर तेजी से उड़ जाता है। लेकिन वो भागता नहीं है, इसके बजाय वो ऊपर चक्कर लगाता है। सब कुछ ऐसे देखता है जैसे अपने दिमाग में कुछ सोच रहा हो। मैं जाहिर है ये सब देख रहा हूं। ये म्यूटेंट हॉक अभी डीमन बीस्ट लेवल तक नहीं पहुंचा था, लेकिन इसमें पहले से ही एक हद तक इंटेलिजेंस थी।
इतनी पोटेंशियल वाली प्रजाति को मैं अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता था, इसलिए जैसे ही उसने सावधानी से उड़ान भरी, मैंने वाटर ऑफ लाइफ की एक और बूंद बनाई। मैं सोचता हूं मैं विलो को तुम्हारे एवोल्यूशन लेवल से आगे ले जाऊंगा और अभी एक लाइफ लीप पूरा करूंगा। मैं खुद से बुदबुदाता हूं। देखते हैं कि क्या ये तुम्हें ललचाता नहीं है। और जल्द ही वाटर ऑफ लाइफ की ये बूंद तैयार हो गई, पहले की तरह ही। जैसे ही विलो ने इसे सोखा, मेटामॉर्फोसिस का ऑरा पूरी ताकत के साथ फूट पड़ा। एवोल्यूशन कई छोटे स्टेजेस से बना एक मेजर रियम था, लेकिन मेटामॉर्फोसिस का मतलब था लाइफ टीयर में एक वास्तविक बदलाव। जिस तरह एक बीस्ट जागने पर फेरोशियस बीस्ट बन जाता है और एक फेरोशियस बीस्ट पूरी तरह से टीयर 10 पर पहुंचने के बाद दूसरी बार डीमन बीस्ट के रूप में छलांग लगा सकता है, जिससे उसे असली इंटेलिजेंस मिल जाती है। विलो अब उसी सेकेंड लाइफ लीप के मुहाने पर खड़ा था और वाटर ऑफ लाइफ में ठीक वही शक्ति थी जो उसे पार ले जाने के लिए जरूरी थी। वाटर ऑफ लाइफ की इस बूंद को सोखने के एक ही पल बाद विलो का ऑरा आखिरकार पूरी तरह से फूट पड़ा। उसके विशाल तने से अनगिनत कोमल हरी टहनियां फूटने लगीं और अचानक हरी रोशनी की एक भयानक लहर दौड़ गई, जिससे वो एक ऊंचे प्राचीन पेड़ जैसा दिखने लगा, जिसने शुभ रोशनी के साथ पूरे आसमान को अपनी गोद में ले लिया हो। आपका बॉन्डेड कंपेनियन मुटंत विलो वाटर ऑफ लाइफ को मेटाबोलाइज करने के बाद अपना सेकेंड लाइफ लीप शुरू कर चुका है। जमीन हिलने लगती है। उसका मोटा सीधा तना बेतहाशा रफ्तार से ऊपर की ओर बढ़ता है और लगभग तुरंत ही आसमान छूने वाली ऊंचाई तक पहुंच जाता है। साथ ही धरती में गहराई तक दबी उसकी मुख्य जड़ एक विशाल ड्रैगन की तरह फैल गई। उस अपार शक्ति के साथ ये सीधे झील के तल की ओर नीचे चली गई। अपनी इंद्रियों के माध्यम से मैं महसूस कर सकता था कि वो मुख्य जड़ मेरे झील के तल को थामे हुए हैं, उसे मजबूती से पकड़े हुए हैं। मेटामॉर्फोसिस पूरा हो गया। उस पल में विलो ने छलांग पूरी कर ली थी, सीधे फेरोशियस बीस्ट ईयर से डीमन बीस्ट ईयर में पहुंच गया। साथ ही उसे असली इंटेलिजेंस भी मिल गई। जैसे ही उसकी मुख्य जड़ ने मेरी सॉर्स लेक के तल को छुआ, अचानक मेरे दिमाग में एक टूटी फूटी रुकती हुई आवाज आई, मास्टर। जैसे कोई बच्चा अभी बोलना सीख रहा हो। विलो अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी सोच को शब्दों में पिरोने की कोशिश कर रहा था। मैं सोचता हूं ये अविश्वसनीय है। वो अब खुद संवाद कर सकता है। क्या ये एक डीमन बीस्ट होने के साथ मिलने वाली काबिलियत है? मेरा दिमाग चकरा गया और मैंने तुरंत विलो के स्टैट्स चेक किए। स्पीसीज विलो ट्रेंट, टियर डीमन बीस्ट लेवल 1, स्किल्स मुटंत विलो ब्रांचेस टाइम्स 100, लैश लेवल 2, एंटैंगल लेवल 1, इनेट टैलेंट, रिजेनरेशन लेवल 1। डिस्क्रिप्शन: एक मुटंत विलो जिसने 2 लाइफ लीप्स पूरे कर लिए हैं, उसे सही मायने में एक ट्रेंट कहा जा सकता है। जबरदस्त कॉम्बैट पावर और सेल्फ हीलिंग एबिलिटी के साथ पूरी तरह से बुद्धिमान। तो बीस्ट टाइप प्राणी के लिए एक छलांग उसे डीमन बीस्ट बना देती है और एक पौधे के लिए ये उसे ट्रेंट बना देती है। शानदार। मैं खुद से कहता हूं, मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं उस म्यूटेंट हॉक को भी नीचे ला सकता हूं। विलो के नए स्टैट्स पढ़ने के बाद मैंने ये बात अपने मन में बुदबुदाई, लेकिन शायद हमारे बॉन्ड की वजह से जैसे ही वो विचार मेरे दिमाग में आया, ऊंचे विलो से अचानक भयानक हरी रोशनी निकलने लगी। हवा में सैकड़ों म्यूटांट ब्रांचेस लहराने लगीं। वे सोनिक बूम्स के साथ आसमान को चीरती हुई निकलीं। हर एक शाखा सीधे ऊपर की ओर जा रही थी, जैसे खुद आसमान को छेद रही हो। और पलक झपकते ही उन्होंने ऊपर चक्कर काट रहे म्यूटांट हॉक को कसकर जकड़ लिया। अगले ही पल कसकर बंधा हुआ हॉक एक तेज और तीखी चीख मारता है, फिर एक गट्ठर की तरह लिपटा हुआ वो नदी के किनारे पर जोर से गिरता है। ये सब बहुत पेचीदा लग रहा था, लेकिन पलक झपकते ही खत्म हो गया। इसे होते देख मैं सच में दंग रह गया। मुझे पहले से ही पता था कि ट्रेंट बनने के बाद विलो शक्तिशाली हो गया है, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वो इतना शक्तिशाली होगा। बिना पसीना बहाए हॉक को पकड़ लिया। मुझे एक विचार आया और मैंने वाटर ऑफ लाइफ की आखिरी बूंद बनाई। इस इनेट टैलेंट का 10 दिन का कूलडाउन था, जिसकी सीमा 3 बूंदों तक थी, और इसके ज्यादा इस्तेमाल से मेरे सोर्स को नुकसान पहुंच सकता था। लेकिन इनमें से कुछ भी मेरे लिए मायने नहीं रखता था। जब तक मैं इस हॉक को जीत सकता था, ये सब इसके लायक था। ये प्राणी पहले से ही फेरोशियस बीस्ट के रूप में टियर 10 पर पहुंच चुका था। सिर्फ एक बूंद इसके लाइफ लीप को ट्रिगर करने के लिए काफी होगी, जिससे ये विलो जैसा अस्तित्व बन जाएगा। और अपने पक्ष में एक असली डीमन बीस्ट की सुरक्षा के साथ मेरे अपने मेटामॉर्फोसिस के लिए आगे का रास्ता बहुत सुरक्षित होगा। तभी जब वाटर ऑफ लाइफ बन गया, मैंने इसे हॉक के 3 मीटर के दायरे में ले जाने के लिए पानी में एक लहर भेजी।
लेकिन मैंने इसे सीधे उसकी चोंच में डालने से रोक दिया। प्रलोभन को कदम दर कदम बनाना था। मैंने विलो को ट्रेंट में बदलने के लिए वाटर ऑफ लाइफ का इस्तेमाल करके पहले ही आधार तैयार कर लिया था। इसका मकसद हमेशा ये साबित करना था कि ये वाटर ऑफ लाइफ वास्तव में क्या कर सकता है। और अब जानबूझकर इसे रोककर ये एक छोटी बच्ची के सामने कैंडी लटकाने जैसा था। अगर तुम इसे चाहते हो तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मुझे भरोसा था कि भले ही इस हॉक की इंटेलिजेंस अभी काफी सीमित थी, लेकिन वो समझ सकता था कि मेरा क्या मतलब है, वो आगे क्या चुनता है, ये उस पर था। हम काफी देर तक एक दूसरे के सामने डटे रहे। मैं देख सकता था कि हॉक साफ तौर पर इसे चाहता था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही जिद्दी अवज्ञा थी। और सच कहूं तो इसने मुझे चिढ़ा दिया। उसी समय विलो ने वही पढ़ा जो मैं सोच रहा था। ये देखकर कि हॉक अभी भी हार मानने से इनकार कर रहा है, विलो की एक म्यूटेंट ब्रांच ने तुरंत हमला कर दिया। प्रहारों की सीटी और टकराने की आवाज एक साथ गूंज उठी। कुछ ही पलों में हॉक को दर्जनों चोटें आईं, जिससे वो तुरंत घायल हो गया। उसका पूरा शरीर जल्द ही खून से लथपथ हो गया। लगातार कोड़े पड़ने से उसके पंख जगह जगह से उखड़ गए थे। एक नजर में वो एक बड़े बिना पंख वाले मुर्गे जैसा लग रहा था। और इसी तरह सजा और वाटर ऑफ लाइफ के लालच के बीच फंसा हॉक की आंखों में जिद का आखिरी निशान आखिरकार टूट गया। और ठीक उसी पल आखिरकार मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, डिंग! बधाई हो, आपने म्यूटेंट हॉक की लॉयल्टी हासिल कर ली है। एक सिस्टम नोटिस आता है। चूंकि आपके बीच कोई बॉन्ड नहीं बना है, इसलिए इसे डिफॉल्ट रूप से एक सर्वेंट के रूप में रजिस्टर किया गया है। जब वो आवाज खत्म हुई तो मैंने आखिरकार राहत की सांस ली। डिटेल्स देखने के लिए बेताब मैंने तुरंत हॉक के स्टैट्स देखे। म्यूटेंट हॉक, फेरोशियस बीस्ट, लॉयल्टी 60%, टियर 10, स्किल स्काई ब्रेक डैश लेवल 2, रफ्तार तुरंत ध्वनि की गति से दोगुनी हो सकती है। रेंड लेवल 2, पंजे धातु और पत्थर को चीर सकते हैं। पूरी शक्ति के साथ स्काई ब्रेक डैश के साथ मिलकर ये प्राकृतिक कवच और बहुत उच्च डिफेंस वाले प्राणियों, यहां तक कि डीमन बीस्ट को भी चीर सकता है। डिस्क्रिप्शन: एक एडिविस्टिक ब्लडलाइन का मालिक, बहुत उच्च पोटेंशियल और पहले से ही एक हद तक इंटेलिजेंस विकसित कर चुका है। मैं सोचता हूं, जाहिर है एक सर्वेंट एक बॉन्डेड कंपेनियन की तरह नहीं होता, ये लॉयल्टी स्टैट के साथ आता है। लेकिन मेरा शरीर कितना अनोखा है। इसे देखते हुए एक बार जब ये हॉक जीत लिया गया तो धोखे की गुंजाइश लगभग खत्म हो गई है। मैं इतना आत्मविश्वास तो रख ही सकता हूं। आखिरकार रेन ऑफ ब्लेसिंग का एक दौर ही फेरोशियस बीस्ट लेवल के प्राणियों को खींचने के लिए काफी शक्तिशाली था। वाटर ऑफ लाइफ की तो बात ही छोड़िए। निश्चित रूप से इसे बार बार नहीं बुलाया जा सकता था, वरना ये मेरे अपने कोर को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन ये मत भूलो कि मैं कितना खास था। स्पिरिट रेन का एक और दौर और मैं फिर से पूरी ताकत में वापस आ जाऊंगा। तभी जब हॉक ने आखिरकार हार मान ली, मैंने वाटर ऑफ लाइफ की वो आखिरी बूंद सीधे उसके सामने भेज दी। एक पल में उसने एक और तेज चीख मारी, लेकिन ये पहले से अलग थी। पिछली बार चीख गुस्से और अवज्ञा से भरी थी, इस बार ये कृतज्ञता थी। मैं आसानी से अंतर बता सकता था। आखिरकार वाटर ऑफ लाइफ उसकी चोंच से होकर गुजरा और विलो के पहले के मेटामॉर्फोसिस की तरह उस घायल और अधमरे हॉक से अचानक एक भयानक ऑरा निकला। फेरोशियस बीस्ट टियर 10 उसका लाइफ लीप जारी था और अगला स्टेज डीमन बीस्ट टियर होगा। तभी जहां से उसके पंख उखड़ गए थे, वहां वे तेजी से वापस उगने लगे और जैसे ही उसके पंखों ने उसके पूरे शरीर को फिर से ढक लिया, पंखों पर अचानक एक सुनहरी चमक आ गई। उसका शरीर नाटकीय रूप से फूल गया, अपने पिछले 3 मीटर से बढ़कर पूरे 10 मीटर तक पहुंच गया। और एक बार जब उसके पंख फैल गए तो ये और भी चौंकाने वाला था, जिसने आसमान को हवा में बने एक किले की तरह ढक लिया। मैं सोचता हूं तो एक डीमन बीस्ट ऐसा दिखता है। ये वाकई में बहुत जबरदस्त है। सुनहरे पंख। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये अंततः पुराने मिथकों के उस लेजेंडरी गोल्डन रॉक में बदल जाएगा। लाइफ लीप के बाद हॉक के नए रूप को देखकर मैं उत्साहित महसूस किए बिना नहीं रह सका। और जाहिर है विलो के लिए भी मेरी उम्मीदें उतनी ही ऊंची थीं। मैं धुंधले तौर पर महसूस कर सकता था कि विलो इस हॉक से कमजोर नहीं था। मेटामॉर्फोसिस आधे घंटे तक चला और आखिरकार जब हॉक ने एक आखिरी चीख मारी तो वो हवा में उड़ गया। मेरी नदी के ऊपर खुशी से चक्कर लगाने लगा। गोल्डन विंग्ड डीमन हॉक, लॉयल्टी 100%, 50% से नीचे विश्वासघात का उच्च जोखिम है, 80% से ऊपर विश्वासघात का कुछ जोखिम बना रहता है।
100% पर विश्वासघात असंभव है। टीयर डीमन बीस्ट लेवल 1। स्किल स्काई ब्रेक डैश लेवल 3, रफ्तार तुरंत ध्वनि की गति से 3 गुना तक पहुंच सकती है। रेंड लेवल 3, पंजे धातु और पत्थर को चीर सकते हैं। इन्नेट टैलेंट स्काई श्राउड डोमिनियन लेवल 1 एक डोमेन टाइप पावर है। इसकी सीमा अपने शरीर के आकार से 1000 गुना ज्यादा है। एक बार एक्टिवेट होने के बाद यह आसमान का निर्विवाद शासक बन जाता है। सभी स्टैट्स 10% बढ़ जाते हैं। डोमेन के भीतर पकड़े गए किसी भी दुश्मन के स्टैट्स 10% कम हो जाते हैं। डिस्क्रिप्शन एक एडिविस्टिक ब्लड लाइन का मालिक, बहुत उच्च पोटेंशियल और पहले से ही एक हद तक इंटेलिजेंस विकसित कर चुका है। इसे पढ़ते हुए मैं अपनी धड़कनें तेज महसूस कर रहा हूं। यह हॉक बहुत ज्यादा ताकतवर था। अगर यह बढ़ता रहा तो यह सीधे आसमान पर राज करने की राह पर था। और स्काई श्राउड डोमिनियन, खास तौर पर यह इनेट टैलेंट अपने शरीर के आकार से 1000 गुना बड़े क्षेत्र को कवर कर सकता था, जिसका मतलब था कि इसके वर्तमान 10 मीटर के फ्रेम में इसे एक्टिवेट करने से यह 10,000 मीटर चौड़े एयर स्पेस पर राज कर सकेगा। और ये तो अभी सिर्फ डीमन बीस्ट लेवल 1 था। अगर ये कुछ और टीयर्स ऊपर चढ़ गया और इसका शरीर और भी बड़ा हो गया तो वो डोमेन वास्तव में अजेय हो जाएगा। और इसके अलावा इनेट टैलेंट को भी लेवल अप किया जा सकता था। कुल मिलाकर स्काई श्राउड डोमिनियन मेरा सबसे मजबूत ट्रम्प कार्ड बन गया था। इसी बीच एक बार जब गोल्डन विंग्ड डीमन हॉक का ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो गया तो उसके शरीर पर रोशनी चमकी और वो आखिरकार मुश्किल से 1 मीटर चौड़े रूप में सिकुड़ गया। फिर विलो के ऊपर अपने ठिकाने पर वापस उड़ गया। फिर मुझे हैरान करते हुए वो आगे बढ़ा और अपने लिए एक नया घोंसला बना लिया। हल्की हवा चली और मेरी नदी बहती रही, जिसके सोर्स पर एक ऊंचा विलो खड़ा था और ऊपर की ओर एक घोंसला साफ दिखाई दे रहा था। जहां तक इसके खाली होने की बात थी, कारण सीधा था। गोल्डन विंग्ड डीमन हॉक हर दिन कुछ समय के लिए बाहर जाता था और जब तक वो वापस आता उसके पंजों में हमेशा कोई न कोई शिकार होता था। बिना चूके वो उस शिकार को सीधे मेरे पानी में डाल देता था, जो मेरे लिए और ज्यादा एवोल्यूशन पॉइंट्स और एनर्जी में बदल जाता था। लेकिन एक दिन अलग था। गोल्डन विंग्ड डीमन हॉक जो शिकार वापस लाया था वो कोई फेरोशियस बीस्ट या डीमन बीस्ट नहीं था। वो एक औरत थी। हाँ, एक बेहद खूबसूरत चेहरे वाली औरत, एक सुंदर शरीर, लेकिन जिसके कान साफ तौर पर इंसानी नहीं थे। हमेशा की तरह जैसे ही वो मुश्किल से अपनी जान बचाते हुए गोल्डन विंग्ड डीमन हॉक द्वारा मेरे पानी में गिराई गई, मैं सदमे में जम गया। मैं सोचता हूं, इंसान एक एल्फ या कुछ और ही? मेरे मन में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। छपाक! इस बार मैंने उसे हमेशा की तरह एवोल्यूशन पॉइंट्स और एनर्जी में नहीं बदला। इसके बजाय मैंने पानी की एक हल्की लहर का इस्तेमाल करके उस बेहोश औरत को किनारे की तरफ धकेल दिया। फिर मैंने उसे स्कैन किया। स्पीशीज एल्फ, नेम इजाबेल, टीयर ट्रांसेंडेंट लेवल 3, पोटेंशियल 60%, वुड एफिनिटी 20%, डार्क एफिनिटी 20%, स्किल थॉर्न वाइन लेवल 1, नाइट शेड वेल लेवल 1। डिस्क्रिप्शन प्रकृति को समर्पित एक एल्फ जिसे उसके ही अपनों ने बेदखल कर दिया था और डार्कनेस की शक्ति जागृत करने के कारण उसे वनवास दे दिया गया। उसे एक बुरा शकुन मानकर एल्वन रॉयल फैमिली ने उसे और उसके पूरे ब्लड लाइन को लावारिस छोड़ दिया और राज्य से बाहर निकाल दिया। ये पढ़कर मैं सच में दंग रह गया। जैसा कि मैंने अंदाजा लगाया था, ये औरत एक एल्फ ही थी, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि उसे खास तौर पर डार्क पावर जागृत करने की वजह से छोड़ दिया गया होगा। इस बात ने मुझे पूरी तरह चौंका दिया। एक ट्रांसेंडेंट होने के बावजूद उसकी स्थिति किसी खूंखार बीस्ट जैसी ही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उसके पास अपनी बुद्धिमानी थी। कितना अच्छा होता अगर मैं वाकई उससे बात कर पाता। मैं इस बारे में सोचने लगा। मेरा शरीर इस वक्त एक रिवर है जो किसी भी म्यूटेंट क्रीचर से कहीं ज्यादा अजीब है। चूंकि पानी का अपना कोई असली रूप नहीं होता, इसलिए मेरा भी कोई आकार नहीं था। और भले ही मेरे पास दिमाग था, लेकिन अपने बॉन्डेड कंपेनियन या सर्वेंट के साथ मामूली स्पिरिचुअल एक्सचेंज के अलावा मेरे पास किसी और समझदार जीव से बात करने का कोई जरिया नहीं था। तो जैसे ही मेरा सामना इस एल्फ से हुआ, मेरा सबसे पहला ख्याल यही था, मैं आखिर इससे बात कैसे कर सकता हूं? सही है, मैं अभी तकनीकी रूप से पहले लाइफ लीप स्टेज पर हूं। अगर मैं दूसरे लाइफ लीप तक पहुंच जाऊं और डीमन बीस्ट के बराबर बन जाऊं, तो क्या इससे कुछ नए बदलाव आएंगे? ये विचार अचानक मेरे दिमाग में आया। लाइफ लीप, जैसा कि नाम से जाहिर है, इसका मतलब है अपने अस्तित्व के स्तर को पूरी तरह बदल देना।
ठीक वैसे ही जैसे एक साधारण बीस्ट से डीमन बीस्ट बनने पर उसे असली समझ और सोचने की शक्ति मिलती है, यहां तक कि वो दूसरों के साथ अपने विचार भी बांट सकता है। और भले ही मैं बाकी लोगों से अलग था, लेकिन मैं पैदा ही काफी बुद्धिमानी के साथ हुआ था। तो शायद दूसरे लाइफ लीप के बाद मुझ में हर किसी से बात करने की काबिलियत आ जाए। सिर्फ ये सोचकर ही मैं उत्साह से भर गया। मैंने अपनी स्टेटस विंडो खोली। प्लेयर वेड, बॉन्डेड कंपेनियन विलो, सर्वेंट गोल्डन विंग डीमन हॉक, लॉयल्टी 100%, करंट स्टेट 1 किलोमीटर लंबी रिवर जिसका अपना एक सोर्स है, करंट टियर 10, एवोल्यूशन कंडीशन पूरी हो चुकी है, इनेट टैलेंट, वाटर ऑफ लाइफ लेवल 1, स्किल्स रेन ऑफ ब्लेसिंग लेवल 2, वाटर ब्लेड लेवल 2, इरोजन लेवल 1, एवोल्यूशन पॉइंट्स 1 लाख, एनर्जी 12 लाख। सिस्टम नोटिस, वेड अब कोई बिना जड़ वाली नदी नहीं है। अब जबकि आपके पास एक सोर्स है, आपके पास अगले लाइफ लीप के लिए विकास की जबरदस्त संभावनाएं हैं। आप एक मेटामॉर्फोसिस पाथ चुन सकते हैं, एलिमेंटल रिवर, डेथ रिवर या लाइफ रिवर। अगले लाइफ लीप के लिए असल में 3 मुमकिन रास्ते थे। अपनी स्टेटस विंडो को देखते हुए मैं फिर से सोच में पड़ गया। एलिमेंटल रिवर, जैसा कि नाम से पता चलता है, मेरे पानी के भीतर एलिमेंटल पावर को विकसित होने देगा। इस दुनिया के बारे में मैंने जो कुछ भी सीखा था, उसके हिसाब से यहाँ मेटल, वुड, वाटर, फायर, अर्थ जैसे बुनियादी एलिमेंट्स थे, और लाइट, डार्क, विंड और थंडर जैसे स्पेशल एलिमेंट्स भी थे। अगर मैं ये रास्ता चुनता तो भविष्य में एवोल्यूशन के लिए मुझे इन एलिमेंटल रिसोर्सेज की भारी जरूरत पड़ती। रही बात डेथ रिवर की, तो उसे समझना भी मुश्किल नहीं था। ये मौत की ताकत पर बना है, जो कत्लेआम और खून खराबे से चलता है। लेकिन फिलहाल ये मेरी पहली पसंद नहीं थी, और लाइफ कोर भी बुरा नहीं था, लेकिन मैं इसे जैसे भी देखूं, ये एक सपोर्ट टाइप रोल जैसा लग रहा था। अगर मेरे पास पहले से ही मजबूत ताकत होती तो ये काम कर जाता, लेकिन उसके बिना किसी भी असली ताकतवर की नजरों में लाइफ कोर की कीमत पूरी तरह बदल जाती। सब कुछ अच्छी तरह सोचने के बाद आखिरकार मैंने अपना फैसला कर लिया। एलिमेंटल कोर। सिर्फ इस कोर में बदलकर ही मैं कम से कम समय में ताकतवर शक्ति हासिल कर सकता था। मुझे मानना पड़ेगा, जब से मैंने गोल्डन विंग डीमन हॉक को पालतू बनाया था, उसने मुझे बहुत फायदे पहुंचाए थे। वो हर दिन खुद शिकार पे जाता और बिना चूके अपने शिकार को सीधे मेरी नदी में डाल देता। इस दौरान मैंने पूरे 1 लाख एवोल्यूशन पॉइंट्स जमा कर लिए थे, जो मेरे लाइफ लीप के लिए काफी थे। बढ़ते हुए उत्साह के साथ मैंने आखिरकार ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया। डिंग! मेटामॉर्फोसिस कंडीशन पूरी हुई। अब आप अपने दूसरे लाइफ लीप में प्रवेश कर रहे हैं। आप एक रास्ता चुन सकते हैं, एलिमेंटल कोर, डेथ कोर या लाइफ कोर। सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में फिर से गूंजी। रुको, अगर मैं एलिमेंटल कोर चुनता हूं तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं हमेशा के लिए डेथ कोर और लाइफ कोर का मौका खो दूंगा? मैंने पहली बार सिस्टम से संपर्क करने की कोशिश की। मैंने सोचा था कि मेरा ये चीट कोड साथी ज्यादातर गेम सिस्टम्स की तरह होगा, बेजान और खामोश। लेकिन मेरे हैरान होने की हद नहीं रही जब सवाल पूछते ही मुझे जवाब मिला, डिंग। एक बार एक रास्ते में महारत हासिल करने के बाद आप दूसरा रास्ता चुन सकते हैं। ध्यान दें, इसके लिए जरूरतें कम से कम 10 गुना ज्यादा होंगी, या शायद उससे भी कहीं ज्यादा। ये जवाब काफी संतोषजनक था, इसलिए मैंने बिना दोबारा सोचे एलिमेंटल कोर को चुन लिया। डिंग। एलिमेंटल कोर में मेटामॉर्फोसिस शुरू हो रहा है। एवोल्यूशन पॉइंट्स 1 लाख। हवा में तैरती एक सरसराहट की तरह मेरी नदी ने अपना पहला असली लाइफ लीप शुरू किया। उस पल मेरी 1 किलोमीटर लंबी लंबाई रोशनी से जगमगा उठी, जो एक विशाल ड्रैगन की तरह लहरें मार रही थी और जिससे एक अकल्पनीय ऑरा निकल रहा था। खास तौर पर मेरे सोर्स से एक हैरान कर देने वाली मौजूदगी महसूस हो रही थी। पानी उबलने लगा और रोशनी और धुंध के बीच मथने लगा, जिससे सोर्स लेक एक स्पिरिचुअल रेजोनेंस से भर गई। मेरी पूरी नदी फैलने लगी, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, और तब तक नहीं रुकी जब तक कि वो आखिरकार 10,000 मीटर तक नहीं पहुंच गई। साथ ही मेरे सोर्स की झील फैलकर 500 मीटर की हो गई, जो अपने आप में एक असली छोटी झील कहलाने के लायक थी। जैसे जैसे मेटामॉर्फोसिस गहरा होता गया, मेरा सोर्स और भी समृद्ध होता गया। एलिमेंटल कोर, जैसा कि नाम से पता चलता है, स्वाभाविक रूप से अपने भीतर हर एलिमेंट की क्षमता रखता है, बिल्कुल एक बर्तन की तरह। सीधे शब्दों में कहें तो इससे पहले मैं किसी भी साधारण नदी की तरह था, जो पानी रख सकती थी और ज्यादा से ज्यादा अर्थ या वुड के साथ थोड़ा मिल सकती थी। लेकिन अब चीजें अलग थीं। एलिमेंटल कोर बनने के बाद मैं लगभग सब कुछ अपने अंदर समा सकता था।
जब तक मैं किसी दूसरे एलिमेंट को सोख सकता था, मेरी नदी उसे दर्शाने के लिए पूरी तरह से बदल सकती थी। मान लीजिए कि मैंने फायर अट्यून्ड मेटल वेन या जमीन के नीचे लावा की किसी धारा को सोख लिया, तो एलिमेंटल कोर खुद को एक फायर कोर में बदल सकता है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को झुलसा दे। या फिर रिफाइंड मेटल की किसी धारा को सोख लूं तो मैं एक रिफाइंड मेटल रिवर बन सकता हूं, जैसे शुद्ध धातु से बना भारी पानी जिसकी एक बूंद का वजन कई टन हो और जो हथियार बनाने के लिए काफी शक्तिशाली हो। और अर्थ रिवर या थंडर रिवर की तो बात ही क्या। संक्षेप में, एक एलिमेंटल कोर दुनिया की हर चीज की बुनियादी प्रकृति को अपने अंदर समेट सकता था। फिलहाल अपने सबसे शुद्ध वाटर एलिमेंट के अलावा मैं अभी तक किसी और एलिमेंट के संपर्क में नहीं आया था। इसलिए इस मेटामॉर्फोसिस के बाद मेरी पूरी नदी वाटर टाइप स्पिरिचुअल एनर्जी के एक अविश्वसनीय घनत्व से सराबोर थी। जैसे जैसे मेटामॉर्फोसिस की रफ्तार बढ़ी, ठीक अंत में सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। डिंग, बधाई हो, आप एक एलिमेंटल कोर में बदल चुके हैं। क्वाजी डिविनिटी ऑफ वाटर सक्रिय हो गया है। जैसे ही मैंने वो सुना, मेरा पूरा दिमाग हिल गया और मेरी पूरी नदी लहरों से भर गई। क्वाजी डिविनिटी ऑफ वाटर बस यूं ही बन गया। मैं मन ही मन इसे दोहराता रहा, जबकि मेरे पुनर्जन्म के समय दिखाई गई दुनिया की जानकारी की यादें ताजा हो गईं। ये दुनिया देवताओं और राक्षसों से घिरी हुई थी और यहां अनगिनत प्रजातियां रहती थीं। इसके बावजूद कुछ जीवों ने भयंकर मेटामॉर्फोसिस का सामना किया था और कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए वे असली देवता बन गए थे। और डिविनिटी एक देवता की पहचान थी। रही बात क्वासी डिविनिटी की, तो ये स्वाभाविक रूप से एक असली देवता बनने से पहले का आखिरी चरण था, जैसे संभावना का हकीकत में बदलना। अगर मैं क्वासी शब्द हटा दूं तो मैं पानी का एक असली देवता होता। और इस दुनिया में जिस किसी के पास क्वाजी डिविनिटी होती है, उसका एक और नाम भी होता है, डेमीगॉड। अभी अभी एलिमेंटल कोर बनने के बाद मैंने पहले ही क्वाजी डिविनिटी ऑफ वाटर हासिल कर ली थी, जिसकी कल्पना करने की मैंने कभी हिम्मत नहीं की थी। ये हर व्यावहारिक मायने में देवत्व ही था। क्वाजी डिविनिटी असल में डेमीगॉड के दर्जे के बराबर थी। खुद को शांत करने के बाद मैं इस सब पर हैरान हुए बिना नहीं रह सका। मैंने सोचा था कि एक नदी के रूप में पुनर्जन्म लेना सबसे खराब शुरुआत है। पता चला कि ये तो असली चीट कोड है। एक ही छलांग में भगवान बन जाना। भला और कौन ऐसा कह सकता है? हवा में एक सरसराहट की तरह मैं खुद से बुदबुदाया और मेरी सतह पे लहरें फैल गईं। ठीक उसी समय मेरी क्वासी डिविनिटी ऑफ वाटर पूरी तरह से जम गई। आध्यात्मिक शक्ति से भरा एक डिवाइन ऑरा मेरी पूरी नदी में फैल गया। उस पल मैंने ऐसे बदलाव महसूस किए जिनकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही वो दैवीय शक्ति इकट्ठी हुई, मेरी सतह पर रोशनी का एक गोला दिखाई दिया। फिर जैसे कि अपनी इच्छा शक्ति से मैंने उसे अपनी पसंद के किसी भी रूप में ढालना शुरू कर दिया। एक पल में वो पानी के बीच लगा हुआ एक विलो ट्री बन गया जो नीले रंग में चमक रहा था। अगले ही पल उसने गोल्डन विंग डीमन हॉक की नकल की और बाज का एक नीला रूप ले लिया। मैं अपने आसपास जिस भी चीज को महसूस कर सकता था, उसे मैं इस डिवाइन स्पिरिट से भरी शक्ति के साथ नया आकार दे सकता था। एक के बाद एक, और आखिरकार मैंने अपना ध्यान किनारे पर अभी भी बेहोश पड़ी उस एल्फ की ओर लगाया। जल्द ही मेरी सतह पर एक आकृति दिखाई दी जो सिर से पांव तक नीले रंग में चमक रही थी और एक एल्फ के आकार की थी। हालांकि इस बार वो कोई औरत नहीं थी। मैंने उसकी विशेषताओं की नकल की थी, लेकिन आकार एक पुरुष का बनाया था। वेड मुस्कुराते हुए सोचता है, हा, तो एक देवता की स्पिरिचुअल पावर ये सब कर सकती है। अविश्वसनीय। अभी मैं अपनी इस दैवीय शक्ति पर हैरान ही हो रहा था कि किनारे पर बेहोश पड़ी एल्फ की भौहें हल्की सी फड़कने लगीं और उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं। ठीक उस समय जब वो एक ऐसा नजारा देखने वाली थी जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी याद रखेगी। एक असली देवता। उस पल इजाबेल झील की सतह पर बदलते हुए रूप को देखती रही। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। ये दैवीय शक्ति, ये एहसास बिल्कुल साफ था। जब वो अपने लोगों के बीच थी तो हर बार जब हाई प्रीस्टेस एक भव्य अनुष्ठान करती थी तो ट्री ऑफ लाइफ, जो प्रकृति के देवता का जीवित अवतार था, से दैवीय शक्ति का वैसा ही ऑरा निकलता था। और हर एल्फ जिसे उस अनुष्ठान में शामिल होने का अधिकार मिलता था, वो उस उपस्थिति में सराबोर हो जाता था, जिससे उनकी अपनी वुड टाइप पावर शुद्ध होती थी और उनका एवोल्यूशन तेज हो जाता था। उसके सामने जो था वो उस अनुष्ठान जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था, लेकिन दैवीय शक्ति की वो साफ मौजूदगी बिल्कुल वैसी ही थी।
सिवाय इसके कि दोनों दैवीय शक्तियां स्वभाव में काफी अलग थीं। एक वुड एट्रीब्यूट की प्राकृतिक दैवीय शक्ति थी और दूसरी अविश्वसनीय रूप से शुद्ध वाटर टाइप दैवीय शक्ति थी। ये सब अपनी आंखों के सामने होते देख इजाबेल का दिल सीने में जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी आंखों से एक असली देवता को देखा था। वो प्रकृति का देवता नहीं था, कोई वुड टाइप देवता नहीं था, लेकिन ये उसे अपने लोगों के बीच देखी गई किसी भी चीज की तुलना में असली देवत्व के ज्यादा करीब महसूस हो रहा था। उसी पल इजाबेल जो कुछ देख रही थी उससे सदमे में सुन्न खड़ी रह गई। वेड ने भी उसके जागने का एहसास कर लिया। अगले ही पल उसने जो एल्फ का रूप बनाया था वो तुरंत घुल गया और उसकी डिवाइन स्पिरिचुअल पावर धीरे धीरे उस औरत की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही उस आध्यात्मिक शक्ति ने उसे छुआ, वेड के दिमाग में तुरंत सिस्टम की आवाज गूंजी। डिंग! एक समझदार जीव के साथ संपर्क का पता चला है। क्वाजी डिविनिटी ऑफ वाटर सक्रिय। जल्द ही उसके दिमाग में एक डिविनिटी टेम्पलेट दिखाई दिया। क्वाजी डिविनिटी वाटर। फर्वेंट बिलीवर्स 0, बिलीवर्स 0, वाटर डिवाइन पावर 0, डिवाइन स्किल ब्लेसिंग लेवल 1। डिस्क्रिप्शन: क्वासी डिविनिटी के साथ आपने एक असली देवता बनने की क्षमता हासिल कर ली है। आपके पास जितने ज्यादा बिलीवर्स होंगे, आपकी वाटर डिवाइन पावर उतनी ही बढ़ेगी। शुद्ध दिल वाले समझदार जीव आपके बिलीवर्स या फर्वेंट बिलीवर्स बन सकते हैं और बदले में आपको शुद्ध स्पिरिचुअल पावर प्रदान कर सकते हैं। ये क्वाजी डिविनिटी टेम्पलेट काफी सीधा था और इस दुनिया के बारे में जो वेड पहले से जानता था, उसे जोड़कर उसने तुरंत इसका मकसद समझ लिया। ये बिलीवर्स की शुद्ध शक्ति असल में फेथ बेस्ड पावर का ही एक रूप थी। यही वो शक्ति थी जिसके लिए इस दुनिया में गॉड्स और डेमन्स के बीच हमेशा वर्चस्व की जंग चलती रहती है। लेकिन क्वाजी डिविनिटी हासिल करके वेड को एक बहुत बड़ा शॉर्टकट मिल गया था। आमतौर पर यह शक्ति ट्रू डिवाइन पावर के शुरुआती स्तर के बराबर होती है। किसी भी सेंटिएंट बीइंग को प्योरे फेथ की शक्ति महसूस करने के लिए टियर 10 यानी हेवनली रियल्म को पार करना पड़ता है। लेकिन वेड ने इस सीमा को पूरी तरह तोड़ते हुए सीधे क्वाजी डिविनिटी हासिल कर ली थी। ये वाकई एक अविश्वसनीय कारनामा था और ये तो सबसे जरूरी हिस्सा भी नहीं था, क्योंकि वो पहले ही एक एलिमेंटल कोर में बदल चुका था। एक ऐसा कोर जिसमें सिर्फ वाटर ही नहीं बल्कि फायर, वुड, मेटल और अर्थ भी समाये थे। यहां तक कि रेयर एलिमेंट्स भी धीरे धीरे इसमें अपनी जगह बना सकते थे, जिसका मतलब था कि एक एलिमेंटल कोर हर एलिमेंट में विकसित हो सकता था। सिर्फ एक एलिमेंट का देवता बनना उसकी मंजिल नहीं थी। ये सोचकर ही वेड रोमांच से भर जाता है। इसी बीच जैसे ही वेड की डिवाइन स्पिरिचुअल पावर इजाबेल के संपर्क में आती है और उसकी क्वाजी डिविनिटी सक्रिय होती है, इजाबेल का पूरा मन कांप उठता है। उसके मन में अपने वंश के ख्याल आने लगते हैं कि कैसे उसकी इम्प्योरिटी की वजह से उसे एल्वन फॉरेस्ट से निकाल दिया गया था। इजाबेल सोचती है, देवता कभी अशुद्ध दिल वालों के पास नहीं आते, तो फिर मेरा ये मैला मन एक सच्चे देवता के दर्शन कैसे कर पा रहा है। हे जल के महान देवता, क्या आप मुझ जैसी एक मामूली, अशुद्ध और गिरी हुई एल्फ की भक्ति स्वीकार करेंगे? अगर आप मुझे अपना लें तो इजाबेल अपना सब कुछ, यहां तक कि अपनी जान भी आपको सौंप देगी। इजाबेल पानी पर वेड की निराकार मौजूदगी को निहारती है और उसका दिल खामोश भक्ति के शब्दों से भर जाता है। ठीक उसी पल वेड के दिमाग में उसकी क्वाजी डिविनिटी धीरे से धड़कती है, जैसे वो सीधे इजाबेल के दिल की बात सुन पा रही हो। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि इजाबेल क्या सोच रही है। साथ ही वेड देखता है कि जैसे ही इजाबेल अपनी खामोश प्रार्थना करती है, उसके सिर के ऊपर बेहद शुद्ध शक्ति का एक गोला जमा होने लगता है। उस शुद्ध शक्ति के प्रकट होते ही वेड की क्वाजी डिविनिटी जाग उठती है। जैसे वो इस शक्ति की भूखी हो, वो उसे सोखने के लिए वेड को उकसाने लगती है। वेड समझ जाता है, एक समर्पित दिल की फेथ की शक्ति। इजाबेल मेरी पूजा करने की कोशिश कर रही है। कुछ देर सोचने के बाद वो अपनी क्वाजी डिविनिटी का इस्तेमाल करके फेथ की उस लहर को सोखने की कोशिश करता है और अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल पावर के जरिए उसकी शुद्ध भक्ति को फर्वेंट बिलीवर स्लॉट में खींच लेता है। पलक झपकते ही उसकी क्वासी डिविनिटी में बदलाव आता है और फर्वेंट बिलीवर्स के नीचे इजाबेल का नाम चमकने लगता है। एक देवता के अनुयायी कई तरह के होते हैं। वो लोग जो बेहद शुद्ध होते हैं और जिन पर उनका देवता गहरा भरोसा करता है, वे फर्वेंट बिलीवर्स बन जाते हैं और उन्हें डिवाइन फेवर मिलता है। उधर इजाबेल के दिल की धड़कनें तेज हैं। अपनी अब तक की सबसे समर्पित प्रार्थना करने के बाद वो घबराई हुई है। एक देवता बहुत ऊपर पहुंच से बाहर होता है और वो तो बस एक अशुद्ध एल्फ थी जिसे उसके अपने लोगों ने त्याग दिया था और खुद एल्वन क्वीन ने जिसे निर्वासित कर दिया था। किसी देवता का आशीर्वाद पाना
उसे नामुमकिन लग रहा था। उसने फिर भी प्रार्थना की थी, तो बस उम्मीद की एक आखिरी किरण के सहारे। आखिर इस दुनिया में कोई भी देवता उस पर कृपा क्यों करेगा जिसकी आस्था शुद्ध ना हो। अपनी प्रार्थना पूरी करने के बाद इजाबेल धड़कते दिल से पानी में मौजूद उस देवता को देखती रहती है, लेकिन तभी जैसे किसी अदृश्य ताकत के इशारे पर उसे अपने सामने मौजूद देवता के प्रति एक जबरदस्त लगाव महसूस होता है। उसका पूरा मन झंकृत हो उठता है। उसे एहसास होता है, ये वाटर का एलिमेंट है, मेरा तो वाकई वाटर के साथ गहरा जुड़ाव है। इजाबेल का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। क्या देवता ने सच में मेरी पुकार सुन ली? वो एक ऐसी एल्फ थी जो नेचर गॉड की पूजा करने के लिए जन्मी थी और जन्म से ही उसके पास वुड एफिनिटी थी, जिसे कभी जगाने की जरूरत भी नहीं पड़ी थी। लेकिन उसकी डार्क एफिनिटी ने उसे अशुद्ध घोषित कर दिया था, जिसका मतलब था कि नेचर गॉड ने उसे त्याग दिया है। और फिर भी आज नेचर गॉड की ठुकराई हुई इस एल्फ को एक वाटर गॉड की कृपा मिल गई थी। इस पर यकीन करना लगभग नामुमकिन था। क्या देवताओं को सिर्फ शुद्ध आस्था वाले लोग ही पसंद नहीं होते? तो फिर अपनी वुड और डार्क एफिनिटीज के बावजूद उसे एक वाटर गॉड का आशीर्वाद कैसे मिल गया? क्या ये सब कोई भ्रम था? जैसे ही ये ख्याल इजाबेल के मन में आता है, वो भावनाओं के सैलाब में बहकर पानी के सामने घुटनों के बल बैठ जाती है और पूरी तरह समर्पित होकर जमीन पर झुक जाती है। उसके चेहरे पर गहरी श्रद्धा के भाव हैं। अब इसमें कोई शक नहीं था। एक देवता की कृपा फिर से पाना इजाबेल के लिए किसी पवित्र चमत्कार से कम नहीं था, और उसी पल से वो खामोशी से कसम खाती है कि उसका तन और मन अब सिर्फ उसके सामने मौजूद इस देवता का है। असल में यही एक फर्वेंट बिलीवर की पहचान थी। जैसे ही वेड की क्वासी डिविनिटी उसकी शुद्ध भक्ति को सोखती है, वो अनजाने में ही इजाबेल के दिल को एक सच्चे फर्वेंट बिलीवर में ढालना शुरू कर देती है। तभी इजाबेल की पूरी भक्ति स्वीकार करने के बाद वेड की क्वासी डिविनिटी के रिकॉर्ड्स में बदलाव दिखता है। क्वासी डिविनिटी लेवल 1, वाटर फर्वेंट बिलीवर, इजाबेल। बिलीवर्स 0, वाटर डिवाइन पावर 1, डिवाइन स्किल, ब्लेसिंग लेवल 1, डिस्क्रिप्शन। क्वाजी डिविनिटी के साथ आपने एक सच्चा देवता बनने की क्षमता हासिल कर ली है। आपके पास जितने ज्यादा बिलीवर्स होंगे, आपकी वाटर डिवाइन पावर उतनी ही बढ़ेगी। शुद्ध दिल वाले जीव आपके बिलीवर्स या फर्वेंट बिलीवर्स बन सकते हैं और आपको अपनी शुद्ध स्पिरिचुअल पावर दे सकते हैं। सिस्टम नोटिस: एक फर्वेंट बिलीवर एक तय समय में 1000 डिवाइन पावर देता है, जबकि एक साधारण बिलीवर उसी समय में 100 डिवाइन पावर प्रदान करता है। वेड इस नई शक्ति को महसूस करते हुए सोचता है, वाटर डिवाइन पावर, ये तो कमाल का एहसास है। उसे महसूस होता है कि उसकी पूरी नदी जैसे जीवन से लबालब भर गई है। जब तक वो अपने पानी के भीतर रहता है, ये शक्ति उसे 10 गुना ज्यादा ताकत देती है। सीधे शब्दों में कहें तो डिवाइन पावर से लैस होने के बाद अब उसका वाटर ब्लेड पहले से 10 गुना ज्यादा घातक वार करेगा। जाहिर है, स्किल्स इस्तेमाल करने में वाटर डिवाइन पावर खर्च भी होगी, इसलिए उसके पास जितने ज्यादा बिलीवर्स होंगे, उसकी शक्ति का स्रोत उतना ही गहरा और मजबूत होता जाएगा। ये सब उसकी बुनियाद मजबूत कर रहा था। और इसके अलावा डिवाइन पावर का इस्तेमाल ब्लेसिंग देने के लिए भी किया जा सकता था, जो किसी भी सच्चे देवता की एक खास काबिलियत होती है। अचानक मन में आए एक विचार के साथ वेड तुरंत इजाबेल पर ब्लेसिंग का इस्तेमाल करता है। नदी की सतह पर अचानक पानी जैसी रोशनी का एक पर्दा बनता है, जो इजाबेल को पूरी तरह अपनी आगोश में ले लेता है। उसी पल चारों तरफ एक पवित्र आभा चमक उठती है। उस रोशनी में लिपटी हुई इजाबेल का पूरा शरीर कांप उठता है और उसका चेहरा हैरानी से भर जाता है, क्योंकि उस पल उसे एक आवाज सुनाई देती है, एक देवता की आवाज। उसके कान में किसी फुसफुसाहट की तरह गूंजता है, लॉर्ड ऑफ एलिमेंट्स तुम्हारी सच्ची श्रद्धा को स्वीकार करते हैं और तुम्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे खुद देवता बोल रहे हो, लेकिन असल में यह आवाज सीधे इजाबेल के दिमाग में गूंज रही थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे वेड अपनी बॉन्ड की वजह से विलो से बात करता था, जहां उन्हें सिर्फ स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन के एक छोटे से हिस्से की जरूरत होती थी और दूसरा पक्ष सब कुछ समझ जाता था। जब वेड ने इजाबेल को आशीर्वाद दिया, तब भी यही हुआ। एक देवता बहुत ऊंचे स्तर पर होता है, वो किसी मामूली जीव की तरह बातें कैसे कर सकता है? उधर जैसे ही वेड की ब्लेसिंग इजाबेल पर पड़ती है, उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। उसे अपने चारों ओर वाटर एट्रीब्यूट की ऊर्जा नाचती हुई महसूस होती है, जैसे खुद जल तत्व ने उसे चुन लिया हो और उसे दुलार रहा हो। उसके शरीर में वाटर टाइप स्पिरिचुअल एनर्जी का एक विशाल सैलाब उमड़ पड़ता है। ये एक असली डिवाइन स्किल थी। एक देवता के आशीर्वाद से एक ऐसी एल्फ भी जल तत्व की शक्ति को महसूस कर सकती थी, जिसके पास पहले कोई वाटर एफिनिटी नहीं थी।
ये एक ऐसा कारनामा था जो सिर्फ एक देवता ही कर सकता था। जैसे ही वो जल ऊर्जा उसके भीतर समाती है, इजाबेल विकसित होने लगती है। उसका टियर तेजी से बढ़ने लगता है। ट्रांसेंडेंट 4, फिर 5। वो किसी स्पंज की तरह जल ऊर्जा को सोखती जा रही थी। महज कुछ ही पलों में वो एक एक करके कई लेवल्स पार करती हुई ट्रांसेंडेंट टियर 8 तक पहुंच जाती है। उसकी वाटर एफिनिटी भी बढ़कर पूरे 100% हो गई थी। ये वाकई अविश्वसनीय था। जब इजाबेल का ये एवोल्यूशन पूरा होता है तो वो अपनी नजरों को फिर से नदी की ओर मोड़ती है और उसकी भक्ति पहले से भी कहीं ज्यादा गहरी हो जाती है। तभी एक आवाज गूंजती है, डिंग। आपके फर्वेंट बिलीवर ने आपको 1000 वाटर डिवाइन पावर प्रदान की है। वेड खुशी से झूम उठता है। क्या फिर से 1000 वाटर डिवाइन पावर? क्या ये उस ब्लेसिंग की वजह से है जो मैंने अभी दी थी? वो खुद से कहता है, ये बिलीवर सिस्टम तो वाकई में काम की चीज है। इसे अच्छे से विकसित करना होगा। वो सोचता है कि शायद किसी दिन वो इसी शक्ति के दम पर अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को मिटा देगा और उसका एलिमेंटल कोर हर एलिमेंट में एक देवता की असली ताकत हासिल कर लेगा। कुछ देर तक वो इस ख्याल से बेहद उत्साहित रहता है। इसके बाद वेड को इजाबेल से उस जगह का नाम पता चलता है जिसे अब वो अपना घर कहता था। ये इलाका स्कॉच प्लेन्स के सुदूर उत्तरी किनारे पर था, जिसकी सीमा एल्वन फॉरेस्ट से लगती थी। अपने नाम की ही तरह जमीन का ये विशाल हिस्सा बेहद बंजर था और इसे निर्वासन की जगह के रूप में जाना जाता था। खूंखार जानवरों और डीमन बीस्ट के अलावा स्कॉच्ड प्लेन्स में शायद ही कोई और प्रजाति बसती थी। लेकिन इजाबेल का एल्वन कबीला एक अपवाद था। वो कभी अपने कबीले की सेक्रेड मेडन हुआ करती थी, लेकिन उसकी डार्क एफिनिटी और उसकी वजह से लगे अशुद्धता के दाग ने उसे बाकी एल्व्स की नजरों में कलंकित बना दिया था। नतीजा ये हुआ कि उसके पूरे कबीले को एल्वन किंग ने बेदखल कर दिया और उन्हें स्कॉच्ड प्लेन्स में मरने के लिए छोड़ दिया गया। ये बहाना बनाया गया कि नेचर गॉड्स अशुद्ध दिल वालों पर कृपा नहीं करते। आखिरकार इजाबेल को उसके पूरे कबीले के साथ इस बंजर इलाके में खुद के दम पर बचने के लिए निकाल दिया गया। और जैसे ही वे इस मजबूरी के सफर में स्कॉच प्लेन्स में दाखिल हुए, वेड के सेवक गोल्डन विंग डीमन हॉक की नजर उन पर पड़ गई। कहना होगा कि जब से ये जीव एक डीमन बीस्ट बना था, इसकी बुद्धिमानी काफी बढ़ गई थी। इसने तुरंत सेक्रेड मेडन इजाबेल को निशाना बनाया और किसी के कुछ समझने से पहले ही उसे झपट लिया। अब जब पूरी तस्वीर साफ हो चुकी थी तो वेड के मन में खुशी की एक लहर दौड़ गई। 500 एल्व्स का एक पूरा कबीला! अगर वो उन सबको फर्वेंट बिलीवर न भी बना पाए तो भी सिर्फ साधारण बिलीवर बनाने से उसे हर दिन वाटर डिवाइन पावर की एक अच्छी खासी मात्रा मिलती रहेगी। उसने फैसला किया कि इन्हें अपने साथ जोड़ना फायदेमंद रहेगा। काफी सोच विचार के बाद वो अपनी स्पिरिचुअल पावर के जरिए गोल्डन विंग डीमन हॉक से संपर्क करता है। देखते ही देखते वो विलो के ऊपर बने अपने घोंसले से नीचे झपट्टा मारता है और सीधे इजाबेल के सामने आकर झुक जाता है। ये नजारा देखकर इजाबेल का दिल एक बार फिर जोर से धड़कने लगता है। जैसे ही गोल्डन विंग डीमन हॉक उसके सामने आता है, उसे बिना कहे ही समझ आ जाता है कि देवता उससे क्या चाहते हैं। उसे वापस जाना होगा, अपने लोगों को लाना होगा और उन्हें यहाँ देवता की पूजा करने के लिए लीड करना होगा। इजाबेल पानी की ओर सिर झुकाकर कहती है, देवता वाकई महान हैं। इस कृपा के लिए इजाबेल आपकी शुक्रगुजार है। मैं बिना किसी चूक के अपने लोगों को यहाँ लेकर आऊंगी। फिर वो अपने सामने खड़े गोल्डन विंग डीमन हॉक को देखती है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। ये एक डिवाइन बीस्ट था, खुद देवता का साथी। देवता की एक सेवक होने के नाते इजाबेल को यकीन नहीं हो रहा था कि उसे वाकई इस दिव्य जीव पर सवारी करके घर जाने का मौका मिलेगा। इसी रोमांच के साथ आखिरकार इजाबेल उस गोल्डन विंग डीमन हॉक की पीठ पर सवार हो जाती है। अगले ही पल उसके विशाल पंख फैलते हैं और वो बाज आसमान को चीरते हुए ऊपर उड़ जाता है। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वो साउंड बैरियर को तोड़ देता है, बिल्कुल उस पौराणिक पक्षी की तरह जो एक ही दिन में हजारों मील की दूरी तय कर लेता है। हालांकि वो कोई पौराणिक पक्षी नहीं था, फिर भी डीमन बीस्ट टियर पर पहुंचने के बाद उसकी उड़ने की रफ्तार आवाज की गति से 3 गुना ज्यादा हो गई थी। और ज्यादा वक्त नहीं लगा जब वो उसी जगह पहुंच गया जहां से उसने इजाबेल को उठाया था। उधर नीचे बंजर जमीन पर एक खौफनाक कत्लेआम शुरू हो चुका था। इजाबेल के लोगों को गेल वुल्व्स के एक विशाल झुंड ने घेर लिया है और दोनों के बीच एक भयानक और खूनी जंग छिड़ गई है। हालांकि उनकी तादाद लगभग 500 थी, लेकिन एल्वन फॉरेस्ट छोड़ने के बाद नेचर गॉड की सुरक्षा उनके साथ नहीं थी, जिसकी वजह से उनकी वुड टाइप स्पिरिचुअल एनर्जी की सप्लाई बहुत कम हो गई थी। गेल वुल्व्स की भारी तादाद के सामने वे सिर्फ अपनी रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे। थॉर्न, वाइन,
एंटैंगल। उन्होंने अपने पास मौजूद हर वुड टाइप स्किल का इस्तेमाल किया, लेकिन गेल वुल्व्स के अनगिनत विंडब्लेड हमलों के सामने उनकी रक्षा दीवार कमजोर पड़ती जा रही थी। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, इजाबेल के लोगों में मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। मैदान ए जंग में हर तरफ से चीखें सुनाई दे रही थीं। कबीले की इस शाखा का नेतृत्व करने वाले एल्डर अपनी आंखों के सामने ये तबाही देख रहे थे। उनके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। पहले देश निकाला, फिर अपनों का साथ छूटना, और अब इन जंगली दरिंदों के हाथों खत्म हो जाना। उन्हें अपने लोगों का भयानक अंत साफ नजर आ रहा था। लेकिन तभी अचानक एक तेज धमाके के साथ तूफानी हवा चली। आसमान में एक विशाल साया दिखाई दिया। ऊपर से एक खौफनाक डीमन बीस्ट औरा नीचे की तरफ तेजी से बढ़ा। आसमान चीरती हुई एक आवाज गूंजी, स्क्रीच। उसी पल ऊपर मंडरा रहे गोल्डन विंग्ड डीमन हॉक ने अपनी पूरी डीमन बीस्ट प्रेजेंस का एहसास कराया। एक ही पल में नीचे मौजूद गेल वुल्व्स डर के मारे बुरी तरह कांपने लगे। ये एक हायर टियर ऑफ लाइफ का दबाव था। एक डीमन बीस्ट के पास अपनी बुद्धि होती है और उसका दर्जा फेरोशियस बीस्ट से कहीं ऊपर होता है। उसका खौफ कल्पना से परे था। उस वक्त सिर्फ गेल वुल्व्स ही नहीं थमे थे, बल्कि पास खड़े एल्व्स के चेहरे भी राख की तरह सफेद पड़ गए थे, क्योंकि वे इस गोल्डन विंग्ड डीमन हॉक को अच्छी तरह पहचानते थे। कुछ समय पहले इसी जीव ने उनकी सेक्रेड मेडन को उनसे छीना था। अब उसे दोबारा यहां देखकर उसका इरादा बिल्कुल साफ लग रहा था। एल्डर के चेहरे पर दुख और गुस्से की लहर दौड़ गई। वे मन ही मन चिल्लाए, महान नेचर गॉड, क्यों? आपने अपने भक्तों को क्यों छोड़ दिया? ऐसा क्यों हो रहा है? जमीन पर वे पहले ही गेल वुल्व से हारी हुई लड़ाई लड़ रहे थे, और अब आसमान का बेताज बादशाह एक डीमन बीस्ट भी वहां आ पहुंचा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें बचने का कोई मौका ही नहीं दिया जा रहा। अपने दुख और गुस्से में एल्डर ने आखिरकार अपनी पूरी शक्ति को विस्फोट करने का फैसला किया, ताकि अपने लोगों के बचने का एक छोटा सा रास्ता बना सकें। उनके भीतर की वुड एट्रीब्यूट एनर्जी तेजी से उबलने लगी। हालांकि ट्रांसेंडेंट टियर 10 का एक सेल्फ डेटोनेशन उस गोल्डन विंग्ड डीमन हॉक जैसे डीमन बीस्ट को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन नीचे गेल वुल्व्स के घेरे को तोड़ने के लिए यह काफी था। जैसे जैसे वुड एनर्जी और ज्यादा भड़कने लगी, एल्डर के शरीर से एक डरावनी हरी रोशनी निकलने लगी। सभी एल्व्स ये देखकर चिल्ला उठे, नहीं एल्डर, रुक जाइए, हम इसके बिना नहीं बच पाएंगे। नेचर गॉड हमारी तकलीफ जरूर देखेंगे, वे हमें बचाने के लिए कोई चमत्कार जरूर भेजेंगे। अपने एल्डर का संकल्प महसूस करते हुए हर कोई रो पड़ा। एल्डर ने अपना सिर हिलाया, उनकी आंखों में ममता थी। वे बोले, मेरे बच्चों, तुम सबको जीना होगा, हमारे कबीले को आगे बढ़ाना होगा। ये उनकी आखिरी उम्मीद थी। लेकिन ठीक उसी पल ऊपर मंडरा रहा गोल्डन विंग्ड डीमन हॉक बिजली की रफ्तार से नीचे झपटा। उसकी स्पीड आवाज की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा थी। वो सोने की एक लकीर की तरह आसमान से गिरा। वो जहां से भी गुजरा पत्थर और धातु को चीरता चला गया। गेल वुल्व्स के पल भर में टुकड़े टुकड़े हो गए। हुश हुश, चारों तरफ बस वार करने की आवाजें गूंज रही थीं। ताज्जुब की बात यह थी कि जहां गेल वुल्व्स गाजर मूली की तरह काटे जा रहे थे, वहीं एक भी एल्फ को खरोंच तक नहीं आई। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि पलक झपकते ही एल्व्स को घेरने वाले गेल वुल्व्स का सफाया हो गया। हर तरफ खून और मांस बिखरा था। जब एल्व्स को होश आया तो उनके चेहरों पर हैरानी और अविश्वास था। यहां तक कि एल्डर भी दंग रह गए, जो अपनी आखिरी शक्ति बटोर रहे थे। सबके मन में एक ही सवाल था, अभी क्या हुआ? इसी बीच जैसे ही गोल्डन विंग डीमन हॉक ने अपनी ताकत से हर गेल वुल्फ को खत्म किया, एल्व्स की नजर उसकी पीठ पर बैठी एक शानदार शख्सियत पर पड़ी। वो इजाबेल थी। हॉक के ऊपर खड़ी इजाबेल से एक पवित्र आभा निकल रही थी। उसके होंठ धीरे से हिले, जैसे वो कोई प्रार्थना कर रही हो, और एक बहुत ही कोमल शक्ति चारों तरफ फैलने लगी। उसी पल चारों तरफ से वाटर टाइप स्पिरिचुअल एनर्जी वहां जमा होने लगी और नीचे मौजूद हर जख्मी एल्फ को अपने घेरे में ले लिया। एक सिस्टम नोटिफिकेशन गूंजा, वाटर टाइप स्किल हीलिंग वेव लेवल 1 एक्टिवेटेड। ये वो स्किल थी जिसे इजाबेल ने वेड के दैवीय आशीर्वाद के बाद हासिल किया था, ताकि वो वाटर टाइप एनर्जी का इस्तेमाल करके सबको एक साथ ठीक कर सके। इसकी ताकत बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन इसकी रेंज बहुत बड़ी थी। कुछ ही पलों में, जैसे किसी ने पवित्र बारिश में नहला दिया हो, हर जख्मी एल्फ ठीक होने लगा और उनके घाव भरने लगे। इस शुद्ध वाटर टाइप एनर्जी को महसूस करते ही सबको एहसास हो गया, सेक्रेड मेडन वापस आ गई हैं। चारों तरफ शोर मच गया। सेक्रेड मेडन इजाबेल वापस आ गई हैं। भगवान का शुक्र है। क्या उन्होंने उस डीमन बीस्ट को पालतू बना लिया?
ये वाटर टाइप हीलिंग पावर कैसी है? खुशी और उत्साह के बीच एल्व्स के मन में ढेरों सवाल थे। आखिर उन्होंने अपनी आंखों से इजाबेल को उस डीमन बीस्ट के साथ जाते देखा था, जहां बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन अब वो न केवल वापस आई थी, बल्कि उसी गोल्डन विंग्ड डीमन हॉक को अपने साथ ले आई थी। इस पर यकीन करना नामुमकिन था। उधर ये सब देखते हुए एल्डर ने अपने शरीर की ऊर्जा को शांत किया और इजाबेल की तरफ मुड़े। वे बोले, बेल, तुमने अब वाटर टाइप पावर भी हासिल कर ली है। तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या है? इस तरह तो हम हमेशा के लिए नेचर गॉड की सुरक्षा खो देंगे। एल्डर ने एक गहरी आह भरी। एल्व्स बाकी प्रजातियों से अलग थे। वे वुड एफिनिटी के साथ पैदा होते थे, जो उनके देवता का आशीर्वाद था। इसीलिए नेचर गॉड इस मामले में बहुत सख्त थे। कबीले में जो भी किसी दूसरी शक्ति का इस्तेमाल करता, उसे अशुद्ध माना जाता था। इजाबेल के पास डार्क टाइप पावर थी, इसलिए उसे और उसके पूरे कबीले को निकाल दिया गया था। ये दुनिया देवताओं और राक्षसों से भरी थी, और एल्व्स इस दुनिया में ताकतवर कड़ियों में बहुत नीचे थे। एल्डर की बात खत्म होते ही गोल्डन विंग्ड डीमन हॉक पर खड़ी इजाबेल ने जवाब दिया, चाचा, एल्डर, क्या आपको सच में लगता है कि देश निकाले के बाद हमारे पास नेचर गॉड की शरण में जाने का कोई मौका बचा है? हम पहले कबीले नहीं हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। उन निकाले गए कबीलों का अंजाम क्या हुआ, ये हम सब जानते हैं। इसलिए झूठी उम्मीदें छोड़ दीजिए। अब हम सिर्फ खुद पर और लॉर्ड ऑफ एलिमेंट्स पर भरोसा कर सकते हैं। इजाबेल की आवाज गूंज उठी और इस दुनिया में पहली बार लॉर्ड ऑफ एलिमेंट्स का नाम लिया गया। एल्डर का चेहरा तुरंत बदल गया। उन्होंने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुमने अपनी आत्मा बेच दी है? क्या तुमने किसी और देवता को अपना लिया है? इजाबेल ने दृढ़ता से कहा, हाँ एल्डर, आज से मेरा सब कुछ लॉर्ड ऑफ एलिमेंट्स का है। मेरा शरीर, मेरा दिल और मेरी आत्मा सब उन्हीं की है। और मेरे वापस आने की वजह बहुत सादा है। जब नेचर गॉड ने हमें छोड़ दिया और एल्वन किंग ने हमें निकाल दिया, तो हम किसी नए देवता पर विश्वास क्यों न करें? एक सेक्रेड मेडन होने के नाते कबीले में इजाबेल का दर्जा एल्डर के बाद सबसे बड़ा था। इसलिए उसकी बात सुनते ही सबकी सांसें थम गईं। अपने जन्म के धर्म को छोड़ना उनके लिए अकल्पनीय था। उनकी समझ के हिसाब से देवता कभी भी किसी अशुद्ध या धर्म बदलने वाले पर मेहरबान नहीं होते थे। लेकिन इजाबेल के पीछे खड़े देवता ने न केवल उसे अपनाया था, बल्कि उसे अपना आशीर्वाद भी दिया था। एल्डर ने गहरी सांस ली और सावधानी से पूछा, क्या उस देवता ने तुम्हें तब भी अपनाया जब उन्हें पता था कि तुम पहले नेचर गॉड की सेवा करती थी? इजाबेल ने जवाब दिया, हाँ, लॉर्ड ऑफ एलिमेंट्स असीम दया के देवता हैं, जो हर जीव पर कृपा करते हैं। देखिए, एक डीमन बीस्ट भी उनका साथी बन गया है। इसके बाद भला क्या नामुमकिन है? जब नेचर गॉड ने हमारा साथ छोड़ दिया और लॉर्ड ऑफ एलिमेंट्स हमें अपनाने को तैयार हैं, तो हम उन पर विश्वास क्यों न करें? इजाबेल की बातों ने एल्डर को गहरे सोच में डाल दिया। काफी समय बीत जाने के बाद एल्डर ने एक आह भरी और कहा, आह, मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूं। बेल, तुम हमारी सेक्रेड मेडन हो। अगर हमारे लोगों के बचने का कोई रास्ता है, तो तुम बागडोर संभालो। हमारे कबीले का भविष्य अब तुम्हारे हाथों में है। आज से तुम हमारे कबीले की शासक हो। एल्डर के माथे पर हेरेडिटरी सक्सेशन का निशान चमकने लगा और फिर इजाबेल के माथे की तरफ उड़ गया। इसके साथ ही वो एक सेक्रेड मेडन से उठकर अब एल्वन क्वीन बन गई थी। इजाबेल अपने लोगों को वेड की तरफ ले जाने की तैयारी कर रही थी। तभी एल्डर ने उसे रोका। उन्होंने कहा, बेल, हम सब यहाँ अशुद्ध हैं। भले ही ये देवता हमें अपनाने को तैयार हों, फिर भी हमें अपनी भक्ति साबित करनी होगी। मेरे पास फ्लेम प्लेन्स का एक गुप्त नक्शा है। इसमें फ्लेम अट्यून्ड ओरे की एक खदान का पता है। जब तुम उन देवता से मिलो, तो ये नक्शा उन्हें भेंट कर देना। इससे हमारे मन को शांति मिलेगी। एल्डर ने वो हिडन मैप इजाबेल को सौंप दिया। ये पूरा नजारा वेड की नजरों के सामने था। एक देवता के रूप में वो अपनी क्वाजी डिविनिटी के जरिए अपने भक्तों की हर हरकत देख सकता था, और गोल्डन विंग्ड डीमन हॉक के साथ उसके जुड़ाव ने उसे ये सब महसूस करने दिया। जैसे ही उसने वो हिडन मैप देखा, उसके अंदर उत्साह की लहर दौड़ गई। वो सोचता है, ये फ्लेम अट्यून्ड ओरे की खदान का नक्शा है। इस खदान की मदद से मैं अपनी खुद की एक फायर क्वाजी डिविनिटी शुरू कर सकता हूँ, जिससे मेरा कोर एक फायर कोर में बदल सकता है। वक्त गुजरता गया और गोल्डन विंग्ड डीमन हॉक की निगरानी में इजाबेल को अपने पूरे कबीले को झील तक लाने में 3 दिन लग गए। जब आखिरी एल्फ ने भी आध्यात्मिक शक्ति से भरी उस नदी को देखा, तो सबकी आंखें फटी रह गईं। इजाबेल के नेतृत्व में अब सिर्फ 400 की संख्या में बचा ये समूह धीरे धीरे नदी के किनारे पहुंचा। थूद! इजाबेल सबसे पहले घुटनों के बल बैठ गई। उसका शरीर जमीन की तरफ झुका हुआ था, जैसे वो अपना तन, मन, धन सब वेड को सौंप रही हो। अगर वो चाहता
तो बिना किसी विरोध के उसकी आत्मा और शरीर पर कब्जा कर सकता था। सच तो ये था कि इजाबेल को यही लगा कि वो बस इतना ही दे सकती है, क्योंकि वो खुद को धर्म बदलने वाली और अशुद्ध मानती थी। अपनी क्वीन को घुटनों पर बैठते देख एल्डर समेत पीछे खड़े सभी लोग एक एक करके झुक गए। ये नजारा बहुत ही भव्य था। हर एल्फ अपनी भक्ति दिखा रहा था और इजाबेल के पीछे पीछे प्रार्थना कर रहा था, जैसे कोई प्राचीन अनुष्ठान हो रहा हो। उसी पल जैसे जैसे उनकी प्रार्थनाएं बढ़ी, वेड की वाटर क्वाजी डिविनिटी जाग उठी। उसे उन सैकड़ों एल्फ से निकलती हुई सफेद और शुद्ध रोशनी की गेंदें दिखाई देने लगीं। सिर्फ एक सच्चे और शुद्ध दिल वाले भक्त ही, जो खुद को पूरी तरह समर्पित कर देते हैं, इस तरह की शक्ति पैदा कर सकते हैं। साफ तौर पर वहां घुटनों के बल बैठे हर एक एल्फ जो अपनी पूरी जान लगाकर प्रार्थना कर रहे थे और गॉड के आशीर्वाद की भीख मांग रहे थे, वो बिना किसी अपवाद के बेहद शुद्ध आत्माएं थे। आखिरकार बिना एक पल की देरी किए मैंने उनकी इस पूरी भक्ति की शक्ति को सोख लिया और इन सभी एल्व्स को अपने बिलीवर्स में बदल दिया। डिंग। वाटर डिवाइन पावर में 100 की बढ़ोतरी हुई है। डिंग। वाटर डिवाइन पावर में 100 की बढ़ोतरी हुई है। वाटर डिवाइन पावर में 100 की बढ़ोतरी हुई है। कुल मिलाकर 400 एल्व्स ने मुझे 40,000 वाटर डिवाइन पावर प्रदान की। इस बार इजाबेल से पहले मिली शक्ति को मिलाकर मेरी डिवाइन पावर अब 4,20,000 के चौंकाने वाले आंकड़े पर पहुंच गई थी। और जैसे ही मेरी डिवाइन पावर ने उस सीमा को पार किया, मेरी वाटर क्वासी डिविनिटी में एक मेटामॉर्फोसिस शुरू हो गया। उस डिवाइन पावर के उछाल की वजह से उसका लेवल सच में बढ़ गया। क्वाजी डिविनिटी लेवल 2 वाटर। फर्वेंट बिलीवर इजाबेल, बिलीवर्स 400। वाटर डिवाइन पावर 42,000। डिवाइन स्किल ब्लेसिंग लेवल 1, डिवाइन टोटम लेवल 1। डिस्क्रिप्शन। क्वाजी डिविनिटी के साथ आपने एक ट्रू गॉड बनने की क्षमता हासिल कर ली है। आपके पास जितने ज्यादा बिलीवर्स होंगे, आपकी वाटर डिवाइन पावर उतनी ही बढ़ेगी। शुद्ध दिल वाले जीव आपके बिलीवर या फर्वेंट बिलीवर बन सकते हैं, जो आपको शुद्ध स्पिरिचुअल पावर प्रदान करेंगे। सिस्टम नोटिस। एक फर्वेंट बिलीवर आपको एक निश्चित समय में डिवाइन पावर देता है, जबकि एक बिलीवर उसी समय में डिवाइन पावर प्रदान करता है। तो ये सब ऐसे काम करता है। डिविनिटी को लेवल अप करने के लिए डिवाइन पावर ही असली जरिया है। अगर इसी रफ्तार से चलता रहा तो क्या मैं अपनी क्वाजी डिविनिटी को पूरी तरह कंप्लीट कर सकता हूं? शायद मैं क्वाजी गॉड के स्टेटस को भी पीछे छोड़ दूं और वाटर का एक ट्रू लेसर गॉड बन जाऊं। मैं अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पा रहा था। सच तो यह है कि एक क्वाजी गॉड जिसने क्वाजी डिविनिटी हासिल कर ली है, उसके पास डिवाइन पावर की शुरुआती झलक तो होती है, लेकिन असल में वो एक ट्रू गॉड का मुकाबला नहीं कर सकता। सिर्फ अपनी क्षमता को हकीकत में बदलकर, यानी क्वाजी डिविनिटी को एक्चुअल डिविनिटी में बदलकर ही कोई खुद को सही मायनों में गॉड कह सकता है। एक गॉड का रैंक जितना ऊंचा होगा, उसकी शक्ति उतनी ही ज्यादा होगी। लेजर गॉड से मीडियन गॉड, फिर ग्रेटर गॉड और आखिर में सुप्रीम गॉड तक। गॉड जितना ताकतवर होगा, उसका साम्राज्य उतना ही बड़ा होगा। यहां तक कि वो अलग अलग प्लेन्स के बीच की दीवारों को तोड़कर अपनी आस्था को दूसरी दुनियाओं में भी फैला सकता है। तभी अपनी क्वासी डिविनिटी के लेवल अप होने के साथ मुझे आखिरकार वो रास्ता मिल गया जिस पे चलकर गॉड्स का एवोल्यूशन होता है। मुझे समझ आ गया कि वे अपनी आस्था क्यों फैलाते हैं। मेरे अपने कोर की खास प्रकृति, यानी एलिमेंटल कोर, और आगे चलकर डेथ कोर, लाइफ कोर और इसी तरह की चीजों को मिलाकर अगर मैं बिना रुके मेटामॉर्फोसिस करता रहा तो एक मामूली सुप्रीम गॉड भी मेरे सामने कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक एलिमेंटल कोर की पूरी ऑल एलिमेंट पावर ही उन्हें कुचलने के लिए काफी होगी। इसी बीच जब मैं इन सभी एल्व्स की शुद्ध भक्ति को स्वीकार कर रहा था, तो इजाबेल की तरह उन्हें भी अपने अंदर वाटर एलिमेंट का एहसास होने लगा और उनकी एफिनिटी तेजी से बढ़ने लगी। 30%, 50%, 70%। उनमें से सबसे ज्यादा वाटर एफिनिटी 70% तक पहुंच गई। एफिनिटी जितनी ज्यादा होगी, इंसान डिविनिटी के उतना ही करीब होगा। मेरी फर्वेंट बिलीवर इजाबेल की तरह, जिसने पूरे 100% वाटर एफिनिटी हासिल कर ली थी। पल भर में ही हर एल्फ के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और जैसे ही वे जमीन पर दंडवत प्रणाम करने लगे, मेरे प्रति उनकी भक्ति और भी शुद्ध हो गई। एक गॉड और उसके बिलीवर्स के बीच का रिश्ता बड़ा अजीब होता है। गॉड जितना ताकतवर होगा, उसके बिलीवर्स की तरक्की की संभावना भी उतनी ही बढ़ जाएगी। लेकिन एक बिलीवर कभी भी उस गॉड से आगे नहीं निकल सकता जिसकी वो दिल से पूजा करता है। यही नियम है। तभी सैकड़ों बिलीवर्स को इकट्ठा करने के बाद मुझे अचानक कुछ महसूस हुआ, जैसे उपन्यासों में हेवनली डाउ के बारे में पढ़ा था। हर वो जीव जो मुझ पर विश्वास करता है, अब मेरे अधिकार क्षेत्र में है और इस बंधन से बच नहीं सकता।
हालांकि विलो का बंधन बिल्कुल अलग था। ऐसा लगा जैसे उसकी तरक्की की सारी सीमाएं खत्म हो गई हों और उसकी आगे बढ़ने की क्षमता असीमित हो गई हो। वो एक कीमती ट्रेजर आर्टिफैक्ट की तरह था। एक प्लेयर के तौर पर मैं उसे निखारने में अपनी पूरी ताकत लगा सकता था, उसे बार बार सीमाओं को पार करने दे सकता था। दूसरी तरफ एक सर्वेंट को काबू में रखने के लिए वफादारी की जरूरत होती है, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि जब तक मैं बिना रुके मेटामॉर्फोसिस करता रहूंगा, सब कुछ मेरे काबू में रहेगा। एल्व्स की उस भीड़ से उमड़ती भक्ति को महसूस करते हुए मैंने अचानक जोश में आकर रेन ऑफ ब्लेसिंग शुरू कर दी। उसी समय मेरी ब्लेसिंग भी उसके साथ ही पूरी भीड़ पर छा गई। एक पल के भीतर मेरी 10,000 मीटर लंबी नदी के ऊपर का आसमान धुंध और चमक के एक भंवर में बदल गया। स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश! स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी बारिश इकट्ठा होकर गिरने लगी, जिससे पूरी नदी स्पिरिचुअल पावर की लहरों से भर गई। चमत्कार! ये एक चमत्कार है। गॉड ने हमारी प्रार्थना सुन ली है और ये चमत्कार भेजा है। हे पूजनीय गॉड, मैं आपकी सेवा के लिए अपना सब कुछ, यहां तक कि अपनी आत्मा भी त्याग दूंगी। कृपया मुझे अपना आशीर्वाद दें। अचानक जमीन पर लेटे हुए एल्व्स के बीच भक्ति की एक नई लहर दौड़ गई। उनकी श्रद्धा एक बार फिर उमड़ पड़ी, ठीक वैसे ही जैसे इजाबेल को पहली बार आशीर्वाद देते समय हुआ था। उनसे शुद्ध भक्ति की शक्ति के गोले फिर से बनने लगे। ये तरीका तो कमाल का काम कर रहा है। दूसरी फसल भी तैयार है। ये सब होते देख मैं बहुत खुश था, क्योंकि इससे मुझे और ज्यादा वाटर डिवाइन पावर मिली और गिरती बारिश के साथ मेरी ब्लेसिंग भी पूरी ताकत से उनके बीच फैल गई। हर एल्फ जबरदस्त उत्साह से भर गया, क्योंकि मेरी ब्लेसिंग ने उनकी वाटर एफिनिटी को और भी ऊपर पहुंचा दिया था। और जैसे उन्हें सीधे ज्ञान की प्राप्ति हो रही हो, उनका स्तर भी बढ़ने लगा। बारिश का एक दौर, ब्लेसिंग का एक दौर और 400 से ज्यादा एल्व्स के इस पूरे समूह का एक साथ एवोल्यूशन हो गया, जिस पर यकीन करना मुश्किल था। जो कोई भी इसे देखता, उसके होश उड़ जाते। इसी बीच जैसे जैसे एल्व्स का ऑरा पल दर पल भारी होता गया, मैंने अचानक एक और डिवाइन स्किल को खुद ब खुद सक्रिय होते देखा। हाँ, डिवाइन टोटम अपने आप एक्टिवेट हो रहा है। एक पल के लिए हैरान होकर मैंने तुरंत अपना ध्यान इस नई डिवाइन स्किल पर लगाया। डिवाइन टोटम लेवल 1, कवरेज 10,000 मीटर का दायरा। डिस्क्रिप्शन: ये एक पैसिव डिवाइन स्किल है। जैसे ही बिलीवर की शुद्धता एक निश्चित सीमा तक पहुंचती है, एक टोटम अपने आप बन जाएगा, जो आपकी क्वाजी डिविनिटी के साथ एक संपर्क बना लेगा। ये टोटम भगवान की मौजूदगी का प्रतीक है। दिन रात प्रार्थना करने वाले बिलीवर्स डिवाइन पावर इकट्ठा करने के समय को कम कर सकते हैं। साथ ही टोटम के दायरे में आने वाले बिलीवर्स की ताकत में 10% की बढ़ोतरी होगी। वाह, ये एक पैसिव स्किल है और पूरे 10,000 मीटर के दायरे को कवर करती है। ये तो लगभग अपना खुद का एक डोमेन है। ये स्किल वाकई बहुत जबरदस्त है। ये सब पढ़कर मैं बहुत खुश हुआ। और जैसे ही डिवाइन टोटम चमकने लगा, नदी के किनारे जहां एल्व्स घुटनों के बल बैठे थे, वहां एक अजीब और अद्भुत मूर्ति बनने लगी। इसका सटीक आकार शब्दों में बताना नामुमकिन था, क्योंकि ये हर बिलीवर के दिल में अपने गॉड की छवि से बनी थी, जैसे उनकी सारी मान्यताएं सिमटकर इस रूप में ढल गई हों। देखो, टोटेम, गॉड का टोटेम! हा, अब हम कोई लावारिस लोग नहीं रहे। आखिरकार एक गॉड है जो हमारी रक्षा कर रहा है। डिवाइन टोटम, क्या गॉड सच में ऐसे दिखते हैं? ये तो अद्भुत है। एक एक करके एल्व्स उसकी तारीफ करने लगे और टोटम के सामने घुटने टेक कर सच्चे दिल से प्रार्थना करने लगे। रेन ऑफ ब्लेसिंग पूरे 3 दिन और 3 रात तक चली। हालांकि ये एल्व्स के लिए एक वरदान था, लेकिन इसका एक बुरा पहलू भी था। बाहर की तरफ फैलती स्पिरिचुअल एनर्जी ने अनगिनत जंगली और खूंखार बीस्ट को अपनी ओर खींच लिया। उम्मीद के मुताबिक समय बीतने के साथ आसपास खूंखार बीस्ट दिखाई देने लगे। हुश! तभी गोल्डन विंग डीमन हॉक आसमान की तरफ बढ़ा और इन खूंखार बीस्ट को खत्म करना शुरू कर दिया। एक डिवाइन कंपेनियन के तौर पर यह उसका फर्ज था। और वैसे ही कुछ दूर पर विलो ने अपनी चमकती हुई म्यूटेंट ब्रांचेस को हवा में लहराया और एक के बाद एक बीस्ट का शिकार करके उन्हें नदी में फेंकना शुरू कर दिया। 1, 2, 3। जैसे जैसे समय बीतता गया, मारे गए बीस्ट की गिनती बढ़ती गई। जाहिर है, इस नजारे ने वहां मौजूद हर एल्फ को दंग कर दिया। जल्द ही उन्हें भी बात समझ आ गई। इजाबेल की अगुवाई में उन्होंने भी डिवाइन कंपेनियन के नक्शे एकदम पर चलना शुरू किया और इन खूंखार बीस्ट के खिलाफ शिकार में शामिल हो गए। मुझे अपनी उंगली तक हिलाने की जरूरत नहीं पड़ी। सब कुछ लगभग ऑटो पायलट पर चल रहा था। मेरे एवोल्यूशन पॉइंट्स और एनर्जी लगातार बढ़ रहे थे
और एल्व्स के शामिल होने के बाद मेरी 10,000 मीटर लंबी नदी का विशाल आकार भी अब कम पड़ने लगा था। इसके लगभग हर कोने में मेरे बिलीवर्स और डिवाइन कंपेनियंस मिलकर काम कर रहे थे। इसी तरह 3 दिन बीत गए और इस बार मेरे एवोल्यूशन पॉइंट्स 3 लाख तक पहुंच गए थे, जबकि मेरी एनर्जी 5 मिलियन को पार कर गई थी। मानना पड़ेगा, जब से मेरा जीवन एक 10,000 मीटर की एलिमेंटल रिवर में बदला है, न केवल मेरा आकार बढ़ा है, बल्कि रेन ऑफ ब्लेसिंग से होने वाली स्पिरिट रेन और स्पिरिचुअल एनर्जी की बारिश भी काफी बढ़ गई है। उसी बढ़त की वजह से इस शिकार अभियान ने इतना बड़ा फायदा पहुंचाया है। तभी जैसे ही स्पिरिट रेन का ये दौर खत्म हुआ, मैंने आखिरकार अपनी स्टेटस विंडो पर ध्यान दिया। यही हर चीज की बुनियाद थी, क्योंकि चाहे मेरा ऑल एलिमेंट गॉड में बदलना हो या डेथ रिवर या लाइफ रिवर के रूप में मेरा भविष्य का रास्ता, सब कुछ इसी स्टेटस विंडो से जुड़ा था, जो मेरा चीट कोड था और एक रिवर प्लेयर के तौर पर मेरी अपनी अनोखी पहचान। वेड, बॉन्डेड कंपेनियन विलो, सर्वेंट गोल्डन विंग डीमन हॉक, लॉयल्टी 100%, करंट स्टेट, एलिमेंटल रिवर, डेथ रिवर, लाइफ रिवर, करंट टीयर, क्वासी गॉड टीयर 2, वाटर क्वासी डिविनिटी लेवल 2, इनेट टैलेंट, वाटर ऑफ लाइफ लेवल 1, स्किल्स, रेन ऑफ ब्लेसिंग लेवल 2, वाटर ब्लेड लेवल 2, टॉरेंट स्ट्राइक लेवल 1, इरोजन लेवल 1, एवोल्यूशन पॉइंट्स 3 लाख, एनर्जी 5 मिलियन। सिस्टम नोटिस, वेड अब कोई बिना जड़ वाली नदी नहीं है, अब एक सोर्स बन चुका है। आपके पास अपने अगले लाइफ लीप के लिए जबरदस्त विकास क्षमता है। आप एक मेटामॉर्फोसिस पाथ चुन सकते हैं, एलिमेंटल कोर, डेथ कोर, लाइफ कोर। क्वाजी डिविनिटी लेवल 2 वाटर, फर्वेंट बिलीवर इजाबेल, बिलीवर्स 400, वाटर डिवाइन पावर 82,000, डिवाइन स्किल ब्लेसिंग लेवल 1, डिवाइन टोटम लेवल 1। डिस्क्रिप्शन, क्वाजी डिविनिटी के साथ आपने एक ट्रू गॉड बनने की क्षमता हासिल कर ली है। आपके पास जितने ज्यादा बिलीवर्स होंगे, आपकी वाटर डिवाइन पावर उतनी ही बढ़ेगी। शुद्ध दिल वाले जीव आपके बिलीवर या फर्वेंट बिलीवर बन सकते हैं, जो आपको शुद्ध स्पिरिचुअल पावर प्रदान करेंगे। सिस्टम नोटिस, एक फर्वेंट बिलीवर आपको एक निश्चित समय में 1000 डिवाइन पावर देता है। एक बिलीवर उसी समय में 100% डिवाइन पावर प्रदान करता है। मेरी स्टेटस विंडो इस वक्त पूरी तरह से भरी हुई थी। इसे पढ़ने के बाद मैं अपनी सांसें रोक नहीं पाया। मेरी ये हालत, मैं अब इस दुनिया में सच में एक असली ताकत बन चुका हूं, है ना? मैं खुद से ही बुदबुदाया। मेरी आवाज बस एक फुसफुसाहट थी। मैं सोचने लगा कि अपनी ताकत और भी बढ़ाने के लिए मैं अपनी चीजों का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे करूं। डेथ कोर या लाइफ कोर को एक्टिवेट करना तो अभी मुमकिन नहीं था, उनकी शर्तें अभी पूरी नहीं हुई थी, और मेरे एलिमेंटल कोर की दूसरी एलिमेंटल ब्रांचेस के लिए भी मुझे जरूरी रिसोर्सेज नहीं मिले थे। तो मेटामॉर्फोसिस का तो सवाल ही नहीं उठता था। खुद को मजबूत करने का अब एक ही रास्ता बचा था, अपनी स्किल्स और इनेट टैलेंट्स के साथ अपनी खुद की रिवर को रिफाइन करना। और जाहिर है, मेरी पहली प्रायोरिटी वाटर ऑफ लाइफ थी, जो मेरे साथियों को तैयार करने का सबसे बड़ा जरिया था। सिर्फ वाटर ऑफ लाइफ की 2 बूंदों की वजह से विलोवार्ड एक फेरोशियस बीस्ट से सीधा डीमन बीस्ट बन गया और एक ट्रायंट में बदल गया। और गोल्डन विंग्ड डीमन हॉक का भी यही हाल था। वो दोनों ही मेरे दाएं हाथ की तरह थे। अगर वाटर ऑफ लाइफ उन्हें एक कदम और आगे ले जा सकता है, तो उसके फायदे तो खुद ब खुद दिख जाएंगे। इस दुनिया में दोबारा जन्म लेने के बाद मुझे इसके टीयर सिस्टम की अच्छी समझ हो गई थी। म्यूटेटेड स्पीसीज को ही ले लीजिए। एक बीस्ट लगभग एक आम इंसान के बराबर होता है, एक ऐसा लाइफ फॉर्म जो अभी जागा नहीं है। फेरोशियस बीस्ट, डीमन बीस्ट, कैलामिटी, ये सब म्यूटेंट एवोल्यूशन का रास्ता है, जो एक साधारण जीव के लिए अवेकनिंग ट्रांसेंडेंट द हेवनली रियल्म के बराबर है। और उसके भी आगे देवताओं का साम्राज्य यानी डोमेन ऑफ गॉड्स आता है। क्योंकि मेरा अपना कोर अभी कम समय में कोई बड़ी छलांग नहीं लगा सकता था, इसलिए विलो और गोल्डन विंग डीमन हॉक को क्वाजी गॉड स्टेटस तक पहुंचाना कोई बुरा आइडिया नहीं था। आखिर वो दोनों मेरे ही तो थे, एक मेरा डिवाइन कंपेनियन और दूसरा मेरा अपना बॉन्डेड कंपेनियन। ये तय करने के बाद मैंने आखिरकार अपने इनेट टैलेंट का लेवल बढ़ाना शुरू किया। डिंग, 10,000 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च हुए। वाटर ऑफ लाइफ अब लेवल 2 पर पहुंच गया है। डिंग, 1 लाख एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च हुए। वाटर ऑफ लाइफ अब लेवल 3 पर पहुंच गया है। डिंग, आपके पास एवोल्यूशन पॉइंट्स कम हैं। इस समय आपका इनेट टैलेंट और आगे लेवल अप नहीं हो सकता। धत तेरे की, ये कीमत तो बहुत ज्यादा है। नोटिफिकेशन की आवाज सुनकर मैं बड़बड़ाने लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा और जाने दिया। आखिर वाटर ऑफ लाइफ का लेवल जितना ज्यादा होगा, उसके असर उतने ही खौफनाक होंगे, जो उसे सच में एक हेवनली ट्रेजर बना देंगे। जाहिर है,
ये मुझे इतनी आसानी से इसे मैक्स आउट नहीं करने देगा। मुझे लगता है अब से मुझे और ज्यादा मेहनत से फार्मिंग करनी होगी। मैं खुद से ही बुदबुदाया। वाटर ऑफ लाइफ लेवल 3। इसका डिस्क्रिप्शन कहता है, पानी का सार हर जीवित चीज में बहता है, हर प्राणी को आशीर्वाद देता है। एक रिवर के रूप में आप वाटर ऑफ लाइफ बनाने के लिए अपने पानी के भीतर की स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एक म्यूटेंट स्पीशीज को इवॉल्व होने और कैलामिटी या हेवनली रियम टियर सिस्टम तक पहुंचने में मदद कर सकता है। ध्यान रहे कि इस इनेट टैलेंट का इस्तेमाल हर 10 दिनों में सिर्फ 6 बार किया जा सकता है। ज्यादा इस्तेमाल से आपकी रिवर की स्पिरिचुअल एनर्जी कम हो जाएगी और जीवन को पालने की उसकी शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। अब जब वाटर ऑफ लाइफ लेवल 3 पर आ गया था, तो मैंने विलो या गोल्डन विंग डीमन हॉक को अभी लेवल अप न करने का फैसला किया और अपना ध्यान रेन ऑफ ब्लेसिंग की तरफ लगाया, क्योंकि ये स्किल मेरी हर कामयाबी की बुनियाद थी। लेवल 1 पर यह स्किल सिर्फ बीस्ट्स को अपनी तरफ खींच सकती थी। लेवल 2 पर पहुंचते ही ये फेरोशियस बीस्ट टियर को खींचने लगी। इसी तरह लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5 को क्रमशः डीमन बीस्ट, कैलामिटी और क्वाजी गॉड टियर के हिसाब से होना चाहिए। मैं जितने ऊंचे टियर के जीवों का शिकार करूंगा, मुझे उतने ही ज्यादा एवोल्यूशन पॉइंट्स और एनर्जी मिलेगी। ये किसी गेम में डंजन्स की फार्मिंग करने जैसा ही था। एक बार जब आप एक खास लेवल पर पहुंच जाते हैं, तो जाहिर है कि आप वापस जाकर छोटे लेवल की चीजों पर मेहनत नहीं करेंगे। तो क्योंकि मेरा लेवल बढ़ गया था, इसलिए जिन जीवों का मैं शिकार कर रहा था, उनका टियर भी मेरे साथ बढ़ना जरूरी था। काफी सोचने के बाद मैंने अपने बचे हुए सारे 2 लाख एवोल्यूशन पॉइंट्स रेन ऑफ ब्लेसिंग में डाल दिए। डिंग! 10,000 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च हुए। रेन ऑफ ब्लेसिंग को कामयाबी से अपग्रेड कर दिया गया है। मौजूदा लेवल 3। डिंग! 1 लाख एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च हुए। रेन ऑफ ब्लेसिंग को कामयाबी से अपग्रेड कर दिया गया है। मौजूदा लेवल 4। डिंग! 90,000 एवोल्यूशन पॉइंट्स बाकी हैं। अपग्रेड की शर्त पूरी नहीं हुई। रेन ऑफ ब्लेसिंग को और आगे अपग्रेड नहीं किया जा सकता। सच में लेवल जितना ऊंचा होता है, उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होती जाती है। फिर भी लेवल 4 काफी था। इससे जो स्पिरिट रेन होगी, वो अब कैलामिटी टियर के जीवों को भी खींच सकती है। मैं खुद से बुदबुदाया, क्योंकि मेरा पुराना प्लान हमेशा से विलो और गोल्डन विंग्ड डीमन हॉक को पहले कैलामिटी टियर तक पहुंचाने का था, ताकि वो आने वाले किसी भी जीव का सामना करने के लिए तैयार रहें। आखिरकार सब कुछ सही होने के बाद मैंने तुरंत अपना इनेट टैलेंट एक्टिवेट किया और अपनी पूरी रिवर की स्पिरिचुअल एनर्जी को निचोड़कर वाटर ऑफ लाइफ की पहली बूंद बनाई। पलक झपकते ही उसमें से स्पिरिचुअल एनर्जी का एक जबरदस्त ऑरा निकलने लगा, जैसे कि वो बूंद सच में जिंदा हो। मैंने अपने स्पिरिचुअल बॉन्ड के जरिए विलो से संपर्क किया और उसे फौरन समझ आ गया कि मैं क्या चाहता हूं। उसकी मैं रूट, जो जमीन में गहराई तक धांसी हुई थी और लेक के तल को थामे हुए थी, तेजी से ऊपर उठी और लेक के ठीक बीच से बाहर निकल आई। छपाक! पानी हर तरफ बिखर गया। मेरे इशारे पर विलो की मैं रूट ने फौरन उस चमकती हुई बूंद को सोख लिया। एक ही पल में विलो का वो विशाल शरीर खौफनाक ताकत से भर गया। उसके मोटे और सीधे तने पागलों की तरह ऊपर की ओर बढ़ने लगे। 1 किलोमीटर, 2, 5, फिर सीधा 10,000 मीटर। कुछ ही पलों में विलो के उस ऊंचे आकार ने आसमान को ढंक लिया और उसमें से एक डरावनी हरी रोशनी निकलने लगी। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे उसके नीचे की हर चीज विलो के अपने डोमेन में आ गई हो। और ये तो सबसे जरूरी हिस्सा भी नहीं था, क्योंकि इस बदलाव के बीच उसकी म्यूटेंट ब्रांचेस अनगिनत पतली धागे जैसी विलो टेंड्रिल्स में बैंट गईं, जो इतनी घनी थीं जैसे कहीं से अचानक हरा कोहरा उठाया हो। इसने न केवल उस इलाके को ढंक लिया, बल्कि पूरी 10,000 मीटर लंबी रिवर को भी लपेट लिया। विलोज वेल लेवल 1। डिस्क्रिप्शन: अनगिनत विलो टेंड्रिल से बुनी गई ये शक्ति शांत रहने पर बेजरूर कोहरे की तरह रहती है, लेकिन लड़ाई के लिए एक्टिवेट होने पर ये ऐसी म्यूटेंट ब्रांचेस में बदल सकती है जो धातु और पत्थर को भी चीर सकें। वाटर ऑफ लाइफ की सिर्फ एक बूंद को विलो को इस रूप में पहुंचाते देख मुझे बहुत खुशी हुई। हमारे बॉन्ड के जरिए मैं बता सकता था कि विलो अभी तक कैलामिटी टियर तक नहीं पहुंचा है, और अगर मैं उसे एक कदम और आगे ले जा सका तो उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल होगा। इसी सोच के साथ मैंने उम्मीद से भरकर वाटर ऑफ लाइफ की दूसरी बूंद बनाई। छपाक! जैसे ही मैंने फिर से हाथ बढ़ाया और विलो को उसे सोखने का इशारा किया, उसने अपनी टहनियों को हिलाया, जो साफ तौर पर इंसान जैसा मना करने का इशारा था। मुझे एक धुंधला सा एहसास हुआ, जैसे कोई चेतना मुझसे बात करने की कोशिश कर रही हो।
विलो टूटे फूटे शब्दों में मुझे यह संदेश देने की कोशिश कर रहा था, मालिक, एक कैलामिटी टीयर जीवन को अपने खुद के एडिविस्टिक अवेकनिंग की जरूरत होती है। बाहरी मदद पर बहुत ज्यादा निर्भर रहने से मेरे एडिविस्टिक ब्लड लाइन के विकास में रुकावट आ सकती है। मैं अपने दम पर आगे बढ़ना चाहता हूं। हालांकि उसकी कोशिशों के बावजूद शब्द टुकड़ों में आ रहे थे, लेकिन मैं आखिरकार समझ गया कि वो क्या कहना चाहता है। वाटर ऑफ लाइफ उसे आगे बढ़ने में मदद तो कर सकता था, लेकिन ऐसा करने से उसकी उन ब्लड लाइन एबिलिटीज को खोने का खतरा था जो उसे एडिविज्म के जरिए मिलने वाली थी। पहले तो मैं हैरान हुआ, लेकिन फिर सोचने पर मुझे समझ आ गया। जैसा कि कोई भी अच्छी कहानी आपको बताएगी, असली धुरंधर कभी भी दवाइयां खाकर वहां तक नहीं पहुंचते। उनके पास गजब की काबिलियत और अपने खुद के उसूल होते हैं, और उन्हें भरोसा होता है कि वे पूरी तरह अपनी ताकत के बल पर आगे बढ़ सकते हैं। विलो साफ तौर पर उसी किस्म का जीव था। तभी विलो ने वाटर ऑफ लाइफ को लेने से मना कर दिया, लेकिन उसने आगे जो किया उसने मुझे हैरान कर दिया। उसकी एक टहनी में रखी हुई वाटर ऑफ लाइफ की वो बूंद धीरे धीरे लेक के ऊपर तैरने लगी। अगले ही पल उसकी टहनियों से बना हरा कोहरा चारों तरफ घूमने लगा, और लकड़ी जैसी स्पिरिचुअल एनर्जी के बीच वो बूंद धीरे धीरे टूटने लगी। ये पूरी प्रक्रिया एक तरह का डीकंपोजिशन और फ्यूजन थी। वाटर ऑफ लाइफ स्पिरिचुअल एनर्जी के एक जबरदस्त सैलाब में बदल गया और सीधे विलो के अपने वुड टाइप एलिमेंट में मिल गया। और ठीक उसी समय सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, डिंग। वुड एलिमेंट एसेंस का पता चला है। वुड क्वाजी डिविनिटी को अब एक्टिवेट किया जा सकता है। जैसे ही वो शानदार आवाज गूंजी, मैं पूरी तरह दंग रह गया। होश में आने में मुझे कई पल लगे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी वुड क्वाजी डिविनिटी मेरे बॉन्डेड कंपेनियन विलो की वजह से एक्टिवेट होगी। ये कितनी बड़ी खुशकिस्मती थी। कुछ पल की हैरानी के बाद मुझे इसकी वजह तुरंत समझ आ गई। विलो की जड़ें पूरी तरह से वुड एलिमेंट में थीं। ये पहले इसलिए नहीं दिखा क्योंकि विलो का टियर इतना ऊंचा नहीं था कि वो खुद से वुड एलिमेंट एसेंस छोड़ सके, लेकिन अब वाटर ऑफ लाइफ को सोखने के बाद वो कैलामिटी टियर के बहुत करीब पहुंच गया था। हालांकि वो अब भी खुद से वुड एलिमेंट एसेंस नहीं निकाल सकता था, लेकिन मेरे पास वाटर ऑफ लाइफ था। इन दोनों के मिलने से जो असर हुआ वो उतना ही ताकतवर था जितना एक असली कैलामिटी टियर विलो से निकलने वाला वुड एसेंस होता। आखिर वाटर ऑफ लाइफ को सभी चीजों का स्रोत कहा जा सकता है, जो न केवल म्यूटेंट स्पीसीज को इवॉल्व होने में मदद करता है, बल्कि किसी भी एलिमेंट की शुद्धता को भी निखारता है। यही वजह थी कि विलो ने इस हालत में पहुंचने के बाद मुझे इस तरह वापस देने के बारे में सोचा। आखिर मेरे बॉन्डेड कंपेनियन के रूप में विलो को सहज रूप से ये एहसास हो गया था कि मेरी रिवर इस दुनिया के हर एलिमेंट को संभाल सकती है, जिसका मतलब था कि मैं आखिरकार हर एलिमेंटल ब्रांच में क्वाजी डिविनिटी हासिल कर सकता था। यह कहना गलत नहीं होगा कि बॉन्डेड फॉर लाइफ वाली बात मेरे और विलो के लिए आज बिल्कुल सच साबित हुई थी। उसी पल बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने अपनी वुड क्वाजी डिविनिटी को एक्टिवेट करने के लिए वुड एसेंस का इस्तेमाल किया। गड़गड़ाहट की आवाज होने लगी। एक पल में मेरी रिवर की शांत सतह अचानक उबलते पानी की तरह खौलने लगी। खौफनाक स्पिरिचुअल शक्तियां आसमान की ओर उमड़ने लगीं। उस चमकती रोशनी में नहाकर मेरी 10,000 मीटर लंबी रिवर ने एक डिवाइन ड्रैगन का रूप ले लिया। उसकी लहरें ड्रैगन स्केल्स की तरह चमक रही थीं, जो एक पवित्र गरिमा से भरी थीं। और इस जबरदस्त नजारे के बीच मुझे महसूस हुआ कि मेरा कोर पूरी तरह बदल रहा है। मेरी सोर्स लेक पागलों की तरह बढ़ने लगी और कुछ ही पलों में 10 गुना बड़ी हो गई। जहां तक मेरी रिवर की लंबाई, चौड़ाई और गहराई की बात थी, वहां बदलाव और भी ज्यादा चौंकाने वाले थे। 20,000 मीटर, 30,000, 50,000। जैसे ही मेरी वुड क्वाजी डिविनिटी एक्टिवेट हुई, मेरी रिवर का आकार तेजी से बढ़ने लगा। उस जोरदार गर्जना के बीच मेरी पूरी रिवर आखिरकार 1,00,000 मीटर तक फैल गई। साफ था कि मेरी वुड क्वाजी डिविनिटी पूरी तरह जम चुकी थी, और जैसे ही ये मेटामॉर्फोसिस पूरा हुआ, पानी की इस पूरी 1,00,000 मीटर की लंबाई में वाटर और वुड स्पिरिचुअल एनर्जी हर चीज में समा गई। और उसी पल शुरू से ही मुझसे जुड़े विलो को एक बार फिर पोषण मिला। वो असल में वुड स्पिरिट की एक जड़ था, जो कुदरती तौर पर वुड टाइप पावर की ओर खिंचा चला आता था, और एक पौधे के रूप में उसे अपनी बढ़त के लिए पानी की भी जरूरत थी। तो मेरे इस पूरे मेटामॉर्फोसिस का असली फायदा एक बार फिर विलो को ही हुआ। इस दोहरी एलिमेंटल पावर से पोषण पाकर उसने उन सभी बेड़ियों को तोड़ दिया जो उसे रोक रही थी, और आखिरकार अपनी तीसरी लाइफ लीप शुरू की। किस्मत के हर मोड़ ने
विलो को वो मौका दे दिया था जिसकी उसे कैलामिटी टीयर की ओर बढ़ने के लिए जरूरत थी। अनगिनत झुकती हुई विलो टेंड्रिल्स अंदर की ओर खिंच गईं और एक अंतहीन हरा कोहरा विलो के विशाल तने के चारों ओर कसकर लिपट गया। दूर से देखने पर यह लेक के पास खड़ा एक चमकता हुआ आसमान को चीरता रोशनी का खंभा लग रहा था और अपनी रिवर को बदलते हुए देखने के साथ साथ विलो के इस मेटामॉर्फोसिस को देखकर एल्व्स एक एक करके उस डिवाइन टोटम के सामने अपने घुटनों पर गिर गए, क्योंकि उन्होंने अभी अभी एक चमत्कार देखा था। ये रिवर खुद को इस तरह बदल रही थी जैसे दुनिया को फिर से बनाया जा रहा हो और पलक झपकते ही अपनी सीमाओं से कहीं आगे बढ़ रही हो। ऐसा कारनामा सिर्फ एक असली गॉड ही कर सकता है, जहां तक उनकी कल्पना जा सकती थी। और ये तो अभी सबसे अहम हिस्सा भी नहीं था। जैसे ही मैंने अपनी वुड क्वाजी डिविनिटी को एक्टिवेट किया, उन एल्व्स को जो कभी अपनी जन्मजात वुड एफिनिटी के कारण नेचर गॉड को पूजते थे, तुरंत इस बात का एहसास हो गया कि इस नदी में अब वुड टाइप स्पिरिचुअल एनर्जी का एक नया सैलाब आ चुका है। इतना ही नहीं, नदी के आसपास ये वुड टाइप स्पिरिचुअल एनर्जी उनकी सोच से भी कहीं ज्यादा भरपूर थी। ये लगभग नामुमकिन लग रहा था, क्योंकि उनकी समझ के हिसाब से कोई भी गॉड एक साथ दो अलग अलग एलिमेंटल पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। फिर भी जिस गॉड की वे इबादत करते थे, उन्होंने ठीक वही कर दिखाया था। एक ही नदी में अब वाटर और वुड दोनों की डिवाइन पावर समाहित थी। इधर इस नदी की गोद में रहने वाले एल्व्स की इन दोनों एलिमेंट्स के साथ गहरी एफिनिटी थी, इसलिए ये जगह उनके लिए किसी जन्नत जैसी बन गई थी, जैसे कोई छुपा हुआ ब्लेस्ड लैंड हो। इसी बीच विलो का मेटामॉर्फोसिस और भी गहरा होता जा रहा है और अब उसके थर्ड लाइफ लीप की शक्ल साफ दिखाई देने लगी है। वो एक ऐसा विशाल पेड़ बन चुका है जिसकी कोई बराबरी नहीं। उसकी मुख्य जड़ें किसी ड्रैगन की तरह बदल गई हैं। उसका तना आसमान को चीर रहा है और अनगिनत झुकती हुई टहनियां हरी रोशनी से जगमगाते हुए पूरी जमीन पर अपना नूर बिखेर रही हैं। इससे भी हैरान कर देने वाली बात यह है कि वो हरी धुंध जो पहले सिमट गई थी, अब चारों तरफ फैलने लगी है। उसकी रेंज अब 10,000 मीटर से बढ़कर सीधे 1,00,000 मीटर तक फैल गई है। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे वो मेरे साथ अपने अटूट रिश्ते को दोहरा रहा हो। जैसे जैसे मेरी नदी का दायरा बढ़ेगा, विलो की पहुंच भी उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी। हम दोनों के बीच के इस बंधन ने विलो को मेरे हाथों में किसी अनमोल खजाने या मेरी अपनी ही शक्ति के विस्तार जैसा बना दिया है। आसमान में फैली अनगिनत टहनियां और वो हरी धुंध जिस भी जगह को ढक रही है, वो वुड और वाटर दोनों की स्पिरिचुअल एनर्जी से भर जा रही है, मानो हर चीज की जीवन शक्ति पूरी तरह जाग उठी हो। दूर से देखने पर यह जगह अब अद्भुत हरियाली और चमत्कार की भूमि लग रही है, जो अब उस बंजर स्कॉर्च प्लेन्स जैसी बिल्कुल नहीं दिखती, जिसके लिए यह इलाका बदनाम था। यह कहना गलत नहीं होगा कि मेरे और विलो के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प हो चुका है। गॉड सर्वशक्तिमान है, गॉड सबसे ऊपर है, गॉड अपनी प्रजा की रक्षा करता है। इस दुनिया को बदलते हुए देखकर एल्व्स की मेरे प्रति श्रद्धा और भी गहरी हो गई है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर गई वो ये थी कि उनमें से कईयों ने तीसरी बार प्रार्थना के जरिए अपनी शुद्ध भक्ति की शक्ति प्रकट की। उनमें इजाबेल के साथ वो बूढ़ा एल्डर और कुछ बेहद होनहार एल्व्स भी शामिल थे। इन खास एल्व्स ने मेरी कट्टर भक्त इजाबेल की तरह ही पूरे 1000 यूनिट्स की प्योरे पावर पैदा की है। इसे महसूस कर मैं सच में दंग रह गया, क्योंकि 1000 यूनिट्स का आउटपुट सिर्फ एक फर्वेंट बिलीवर ही दे सकता था। मन ही मन बुदबुदाते हुए मैंने उनकी श्रद्धा का एक एक कतरा बिना किसी हिचकिचाहट के समेट लिया और उसे सीधे डिवाइन पावर में बदल दिया। इसी के साथ मेरी डिवाइन पावर आखिरकार 90,000 का आंकड़ा पार कर गई और मेरी क्वाजी डिविनिटी की फर्वेंट बिलीवर लिस्ट में भी बदलाव आ गया। वो बूढ़ा एल्डर और वे कुछ साफ दिल वाले एल्व्स अब फर्वेंट बिलीवर्स बन चुके थे। तो इस तरह बिलीवर्स तरक्की करते हैं। जो भी पूरे दिल से खुद को मुझे सौंप देता है, उसे फर्वेंट बिलीवर बनने और बड़े इनाम पाने का मौका मिलता है। इस पूरे वाकये से मुझे बिलीवर एडवांसमेंट की प्रक्रिया काफी हद तक समझ आ गई थी। तभी मेरा ध्यान अपनी क्वाजी डिविनिटी की दोनों ब्रांचेस की तरफ गया, क्योंकि मैंने गौर किया कि जब से मैंने वुड क्वाजी डिविनिटी को एक्टिवेट किया है, मेरे भक्तों की श्रद्धा से मिलने वाली शक्ति अब सिर्फ वाटर टाइप नहीं रह गई है। अब ये सिर्फ एक सामान्य डिवाइन पावर थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरी वुड क्वाजी डिविनिटी उस तरह लेवल अप नहीं हुई जैसे मेरी वाटर क्वाजी डिविनिटी हुई थी। मुझे याद है जब वो 40,000 के पीक पर पहुंची थी, तो मेरी वाटर क्वाजी डिविनिटी खुद ब खुद लेवल 2 पर पहुंच गई थी।
लगता है एक और ब्रांच जुड़ जाने से अगली तरक्की और भी मुश्किल हो गई है। खुद से बात करते हुए मैं सोचता हूँ, पता नहीं इस बार ब्रेक थ्रू करने के लिए कितनी डिवाइन पावर लगेगी। शायद मुझे दूसरे गॉड्स की तरह ही और भी आक्रामक तरीके से बिलीवर्स को जोड़ना होगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी और रेस पे कब्जा ही क्यों न करना पड़े। आखिरकार इस हरी भरी दुनिया का ट्रांसफॉर्मेशन थम गया और विलो सफलतापूर्वक कैलामिटी टियर पर पहुंच गया, जो इंसानों के हेवनली रियल्म के योद्धाओं के बराबर हैं। अब मेरा ध्यान अपने डिवाइन कंपेनियन गोल्डन विंग डीमन हॉक की तरफ गया। अपने गॉड की नजरों को खुद पर महसूस करते ही उस हॉक का पूरा शरीर कांप उठा और उसने खुशी से एक चीख मारी। आखिर उसने विलो के ट्रांसफॉर्मेशन का हर पल अपनी आंखों से देखा था। अपनी समझदारी की वजह से वो जानता था कि उसका मालिक दोनों के साथ बराबरी का बर्ताव करेगा। जैसे ही उसे महसूस हुआ कि उसके मालिक का ध्यान उस पर है, वो खुशी से झूम उठा और उसकी आवाज इस पूरी वादी में गूंजने लगी। गोल्डन विंग डीमन हॉक की इन हरकतों को देख मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। मैं मन ही मन सोचता हूं, ये भी कमाल है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें भी निराश नहीं करूंगा। बस उम्मीद है कि तुम्हारा सरप्राइज कम से कम विलो जितना ही अच्छा हो। फिर उसी प्रक्रिया को दोहराते हुए मैंने वाटर ऑफ लाइफ की एक और बूंद तैयार की। गोल्डन विंग डीमन हॉक में तब भी समझदारी थी जब वो फेरोशियस बीस्ट टियर पर था, जो उसकी काबिलियत को साफ दर्शाता है। उस पर निवेश करना फायदे का सौदा था और मुझे पूरा भरोसा था कि मैं उसे काबू में रख सकता हूं। तभी मैंने वाटर ऑफ लाइफ उस हॉक की तरफ भेजा। उसने एक और चीख मारी और मुझे उसकी तरफ से कृतज्ञता का एहसास हुआ। हम मालिक और सेवक के रिश्ते में बंधे थे और हम में से कोई बोल नहीं सकता था, लेकिन ये अनकहा रिश्ता ही हमारे बीच बातचीत का जरिया बन गया था। वाटर ऑफ लाइफ को सोखते ही गोल्डन विंग डीमन हॉक का ऑरा ऐसे बढ़ा जैसे उसने कोई पौराणिक खजाना निगल लिया हो। उसकी ताकत तेजी से बढ़ने लगी। उसने अपने पंख फैलाए और आसमान की तरफ उड़ गया, क्योंकि आसमान ही उसका असली इलाका था। उसका मेटामॉर्फोसिस वहीं होना तय था। जैसे जैसे उसका ऑरा ऊपर बढ़ता गया, उसका रूप एक चमकते हुए सूरज की तरह हो गया, जिसकी रोशनी आंखों को चौंधिया रही थी। उसकी रोशनी मेरी लगभग पूरी नदी को ढक रही थी, जो विलो की बनाई उस हरी भरी दुनिया को एक नया रूप दे रही थी। वे दोनों दूर से एक दूसरे को जवाब दे रहे थे, मानो मेरा पूरा साम्राज्य अब एक स्वर्ग बन चुका हो। आसमान में शुभ संकेत दिखाई देने लगे और एक के बाद एक चमत्कार होने लगे। जैसे जैसे वक्त बीता, वो सूरज बना गोल्डन विंग डीमन हॉक और भी चमकदार होता गया। हर तरफ से स्पिरिचुअल एनर्जी खिंची चली आ रही थी और उसके इर्द गिर्द एक बवंडर की तरह जमा हो रही थी। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि इस एनर्जी में मेटल एलिमेंट के हल्के अंश महसूस हो रहे थे। वो हॉक शुरुआत से ही मेटल एलिमेंट से जुड़ा था, ठीक वैसे ही जैसे विलो का संबंध वुड से था। मुझे लगा था कि विलो से एक टियर नीचे होने के कारण ये हॉक अकेले इस मेटामॉर्फोसिस से मेटल टाइप एनर्जी पैदा नहीं कर पाएगा, लेकिन उसने मुझे निराश नहीं किया। अपने एडिविस्टिक ब्लड लाइन के जरिए उसने धीरे धीरे मेटल टाइप पावर को काबू करने की काबिलियत हासिल कर ली थी। वो सुनहरी रोशनी और भी तेज हो गई और आखिरकार एक तीखी चीख ने आसमान को चीर दिया। अपने पंख फैलाए हुए गोल्डन विंग डीमन हॉक अभी भी डीमन बीस्ट टियर पर ही था, लेकिन उसका शरीर अब पूरे 1 किलोमीटर जितना विशाल हो चुका था। हालांकि यह विलो के आकार के सामने कुछ भी नहीं था, फिर भी इतने बड़े शरीर को देख पाना मुश्किल था। और ये मत भूलिए कि हॉक अभी सिर्फ डीमन बीस्ट टियर के पीक तक पहुंचा था। उसने अभी तक कैलामिटी टियर में कदम नहीं रखा था। ये देखकर मैंने वाटर ऑफ लाइफ की एक और बूंद बनाने की सोची, लेकिन जैसा कि मेरा अंदाजा था, गोल्डन विंग डीमन हॉक ने उसे लेने से साफ मना कर दिया। सच कहूं तो ये कोई हैरानी की बात नहीं थी। जिस भी जीव में असाधारण काबिलियत होती है, वो बाहरी मदद पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहता। अगर ये सिर्फ एक छोटे टियर की तरक्की होती तो बात अलग थी, लेकिन टियर का असली लाइफ लीप शॉर्टकट से लेना उसकी अपनी काबिलियत को बर्बाद कर सकता था। आखिर गोल्डन विंग डीमन हॉक के एडविस्टिक ब्लड लाइन में उसके पूर्वजों की यादें बसी थीं और शॉर्टकट लेने से वो विरासत छीनने का खतरा था। वो हॉक टूटे फूटे शब्दों में अपनी बात मुझ तक पहुंचाता है, मालिक, मैं अपने दम पर मेटामॉर्फोसिस करना चाहता हूं। विलो की तरह वो सीधे एलिमेंटल एसेंस तो नहीं बना सकता था, क्योंकि दोनों अलग तरह के जीव थे। विलो अपनी टहनियों और धुंध का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन हॉक की ताकत और विशेषज्ञता अलग थी। गोल्डन विंग डीमन हॉक की ताकत सीधे मुकाबले में थी, जबकि विलो का साथ देना और सहायता करना उसकी खूबी थी। आखिरकार थोड़े अफसोस के साथ मैंने वाटर ऑफ लाइफ वापस ले लिया और अपना ध्यान एल्वन क्वीन इजाबेल की तरफ लगाया। वो मेरी सबसे पहली फर्वेंट बिलीवर थी और अब एल्व्स की इस शाखा की रानी भी। हालांकि उसकी काबिलियत विलो या हॉक जितनी नहीं थी, फिर भी उसे आगे बढ़ाना मेरे लिए फायदेमंद ही था।
मुझे उम्मीद थी कि एल्वन क्वीन मेरे लिए और भी बिलीवर्स जोड़ने में मदद करेगी। थोड़ा सोचने के बाद मैंने वाटर ऑफ लाइफ की वो बूंद इजाबेल के सिर पे गिरा दी। अगले ही पल जमीन पर घुटनों के बल बैठी इजाबेल का शरीर कांप उठा। वो खुशी से सोचती है, गॉड का तोहफा, ये गॉड की तरफ से मिला एक इनाम है। आपकी इस मेहरबानी के लिए शुक्रिया। आपकी सबसे वफादार भक्त आपकी इबादत करती है। इजाबेल को अपने अंदर गॉड की मौजूदगी का एहसास हुआ और उसकी श्रद्धा और भी बढ़ गई। अंत में मेरी शक्ति के सहारे वो वाटर ऑफ लाइफ धीरे धीरे इजाबेल के शरीर में समा गया। अगले ही पल उसका ऑरा तेजी से बढ़ने लगा और वाटर और वुड दोनों की स्पिरिचुअल एनर्जी उसके अंदर तेजी से दौड़ने लगी। उसने पलक झपकते ही ट्रांसेंडेंट टीयर को पार कर लिया और अब वो हेवनली रियल्म यानी कैलामिटी टीयर की तरफ अपने लाइफ लीप के लिए बढ़ रही थी। लेकिन इजाबेल विलो और हॉक से अलग थी। वो अपने गॉड की एक कट्टर भक्त थी और उसका दिल जितना साफ होगा उसकी काबिलियत उतनी ही बढ़ेगी, क्योंकि उसकी पूरी ताकत अब उसके गॉड की कृपा पर निर्भर थी। शुरू करने से पहले आज का पहला टारगेट सेट करते हैं। इस वीडियो पर 2K लाइक्स का एम। अगर आपको ये जर्नी पसंद आ रही है, अगर हर एपिसोड आपको फील होता है, तो लाइक बटन दबाओ और 2K का टारगेट मिलकर कंप्लीट करते हैं। आपका एक लाइक सिर्फ बटन नहीं, ये प्रूफ है कि आप इस स्टोरी का पार्ट हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर दो ताकि हर नया एपिसोड, हर नया ट्विस्ट सबसे पहले आप तक आए। और हाँ, आज का सबसे इंपॉर्टेंट मिशन, हर इंसान एक वीडियो को 3 टाइम्स हाइप कर सकता है, तो अभी के अभी 3/3 हाइप पॉइंट्स कंप्लीट करो। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट एपिसोड फुल पावर के साथ आएगा या नहीं। इतनी मेहनत और टाइम लगता है हर एपिसोड में। अगर सपोर्ट स्ट्रांग रहा तो सीरीज और भी इंटेंस होगी, लेकिन अगर रिस्पॉन्स वीक रहा तो शायद ये जर्नी यहीं रुक सकती है, या फिर आगे सिर्फ मेंबर्स के लिए कंटिन्यू होगी। डिसीजन आपके हाथ में है। 2K लाइक एम कंप्लीट करो, 3/3 हाइप फिनिश करो, लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो मिशन कंप्लीट। ये सिर्फ चैनल नहीं, हमारी कम्युनिटी का पावर मोमेंट है।